अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ और आज हमारा और आपका साथ रहेगा यकीन, क्योंकि मॉर्निंग इज़ वेरी हैसल। मंडे मॉर्निंग आप देख रहे होते हैं और जिस तरह से सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि मौसम कराची का तब्दील हुआ है और मौसम की तब्दीली के साथ वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है और आप मेरी भी तबीयत देख रहे होंगे, खांसी नासाज है, बोलने में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन स्टिल वी आर विद यू, ताकि हम सब जो है बैठकर यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी शेयर करें, अच्छी बातें भी हों और लेकिन साथ साथ अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, बच्चों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। मौसम तब्दील होने के साथ जो क्योंकि खांसी, नज़ला, बुखार और फिर हम जब एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, तो खासा हमें जो है ना वेदर डिस्टर्ब नज़र आता है क्योंकि आलूदगी में इजाफा नज़र आता है। कल भी जैसे हमने बात की थी लास्ट शो में अपने, तो उसमें हमें हमारी नुमाइंदा बता रही थी कि जो शहर कराची है वो इस वक्त 5वें नंबर पर है आलूदा तरीन शहरों में। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियों को जो है वो ट्रिगर करता है, तो ख्याल रखें अपना। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज जो है उनको शामिल कर लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जनवरी 2024 से जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसकी कीमतों में कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और पेट्रोल की कीमत में जो है कहा जा रहा है कि तकरीबन 5.5 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है, जबकि डीज़ल की जो कीमत है उसको फिक्स रखा जाने के लिए जो समरी ये जारी की गई और कहा गया कि डॉलर भी कम हो रहा है और रुपया मुस्तहकम हो रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतों में कमी आ सकती है, उसको लेकर आना चाहिए। उसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि कराची में मेयर, डिप्टी मेयर समेत बल्दियाती चेयरमैन के खिलाफ शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और जो मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर है उन्होंने रीजनल इलेक्शन कमिश्नर और मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर को ख़त लिखा है। उन्होंने कहा है कि बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ जो उम्मीदवार हैं उनकी इंतखाबी मुहिम में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है और नाजायज़ शिकायतें हमें इस हवाले से मिल रही हैं, तो इस पर एक ख़त लिखा गया है। तो जो सरकारी वसाइल हैं उनको ना इस्तेमाल किया जाए क्योंकि ये जो है वो ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है और इसको फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया जाए। उसके अलावा हम देख रहे हैं कराची में कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची पाकिस्तान जो है वो लाइफ सेवर प्रोग्राम के इश्तराक से दिल के दौरे और इंजरीज़ की सूरत में फौरी हंगामी इमदाद मुहैया करने के लिए कराची के शहरियों को तरबियत देगा ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें। अब KMC के जो सिटी वार्डन्स हैं उनके महकमे से इस बात का आगाज़ किया जाएगा, उनको तरबियत दी जाएगी और उसके बाद आगे आने वाले जितने भी इदारे हैं और उनमें भी इस चीज़ को, प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया जाएगा। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो डॉलर है उसकी कीमत में इजाफा देखा जा रहा है और ताजरों ने कहा है कि बड़े पैमाने पर अंडर इन्वाइसिंग में मुलव्वस है। डॉलर की जो ट्रेडिंग है उसको रोका जाए और जो चैनलाइज है उस डॉलर को कर दिया जाए ताकि जो हमारा बिजनेस है वो मुतासर ना हो। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल चलाने वाले शहरियों को यह खबरदार किया है कि शहर में 22 जनवरी के बाद मोटरसाइकिल्स पर आगे और पीछे अगर नंबर प्लेट नहीं हुई तो चालान होगा और मोटरसाइकिल भी जो है वो जब्त कर ली जाएगी। तो जिनके पास नंबर प्लेट्स नहीं हैं और जो समझ रहे हैं कि उनको पुलिस नहीं पकड़ेगी, नहीं रोकेगी, तो उनको ज़रूर रोका जाएगा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस खासी एक्टिव नज़र आ रही है। काले शीशे वाली गाड़ियों पर जो है वो खासा क्रैक डाउन हो रहा है, लाइसेंसेस शहरियों के चेक किए जा रहे हैं, जगह जगह पर हमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो है क्या कहते हैं, इस हवाले से हम खासी सख्ती देख रहे हैं शहर भर में। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपनी गाड़ियां लेकर बाहर निकलें तो कागजात के साथ निकलें और जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें। उसके अलावा कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस जो है वो बिन कासिम रेलवे स्टेशन है उसके करीब डिरेल हो गई और सुबह सवेरे लाहौर के लिए रवाना हो रही थी ये ट्रेन, जिसकी 3 बोगियां पटरी से उतर गई। आप फुटेज भी देख रहे हैं और ये रेलवे स्टेशन जो है बिन कासिम रेलवे स्टेशन है जहाँ पर यह हादसा पेश आया। बहुत अच्छा ये हुआ, अल्लाह ताला ने बहुत करम ये किया कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसे बहुत बुरे बुरे हादसात हो जाते हैं और हमारे यहाँ फिर वही होता है कि 2-4 स्टेटमेंट्स पास होते हैं और फिर बात ख़त्म हो जाती है। तो हम वेलकम करते हैं हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, PSL पर भी बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनको शामिल करते हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ शो में मौजूद है, ब्यूरो चीफ कराची, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ़हीम भाई? इशारों में बात हो सकती है। अब आप ही बोलेंगे, वो जैसे उस दिन हुआ था, मैं खामोश रहूंगी क्योंकि नहीं भाई, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है, मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप जिस दिन आते हैं ना उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। आप अब अपनी तबीयत का भी ख्याल रखें और फिर साथ साथ जो दवा लें वो मुझे भी बताइएगा आपने क्या टोटके दवा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यखनी का इस्तेमाल करें। जो आते हैं ना यहाँ पर घरेलू टोटके, मैं तो सिर्फ नज़ले, खांसी, बुखार में वही करती हूँ क्योंकि दवा से तो और तबीयत ट्रिगर हो जाती है, ख़राब। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने 4 दिन यही कोशिश की घरेलू टोटकों से, लेकिन नहीं हुआ तो मुझे एंटीबायोटिक लेना पड़ी।
तो हाँ, उसकी वो वजह severe हो रहा है। डेफिनेटली यही है कि ज़रा हमारा इम्यून सिस्टम अब वैसा नहीं रहा है। अच्छा, कोविड का नया वेरिएंट भी आया है, डरा मैं नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अयाज राना को भी वेलकम कर लेते शो में, जरा इस वेरिएंट पे भी बात करेंगे। बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम अयाज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत ठीक हूँ आप अल्हम्दुलिल्लाह। अभी माशाल्लाह तक अच्छे लग ठीक रहे हैं, अच्छा कोट पहन कर आए, अच्छा कॉम्बिनेशन पहन कर आए। किसी को देख के जरा एहसास हो रहा है कि कोई तैयार सही होकर फुर्सत से आया है है ना अयाज। हाँ। एक दिन की छुट्टी के बाद तो थोड़ा बनता है ना कि अच्छा है, ये दोनों आप मियां बीवी हमें ऐसे हमें तैयार तंग कर रहे हैं ना दोनों, हम लोग। ये अच्छा दोनों भाई मियां सही, बीवी ऐसे तैयार रहते हैं, माशाल्लाह। देखा है। अभी बेगम को भी ले आए शो में, आप इनवाइट करें वो आ जाएंगी बस सुबह आप की। जब कहेंगे। आपका अपना शो है, आप देखें हर 2 दिन बाद आप इस शो में मौजूद होते हैं। तो वहीम भाई, अभी ये भी हो रहा है कि कोविड का नया वेरिएंट है। और ऑन अ सीरियस नोट, अब ये देखें कि जो स्क्रीनिंग हो रही है उसमें बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनमें तशखीस हुई है। अभी 2 दिन पहले भी 2 लोगों में तशखीस हुई, उससे पहले भी। तो इस वक्त एहतियात कितनी ज़रूरी है और क्या करना है इसमें? शायद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जब ये आ रहे थे ना कि 2-2 केस 2-2 केस, तो मैंने ऐसे ही एक दिन बैठ के जब ये तीसरी चौथी प्रेस रिलीज आई महकमा सेहत की, तो मैंने ऐसे ही गिनना शुरू किया कि कौन कितने कहाँ हो से गए, कितने हो गए। तो जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये थी कि जद्दा, शारजा, अबू ज़हबी, ये 3 शहरों के अलावा जो मेरे लिए हैरतअंगेज़ था वो ये था कि कुआलालंपुर और बैंकॉक से आने वाले मुसाफिरों में भी JN1 पाया गया। अच्छा, 3 किस्म के इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि JN1 जो है पहले जो PCR होता था वो होता है, उसके बाद एक और एडवांस टेस्ट होता है, फिर ये आप आखिरी जो JN1 होता है, ये सबसे एडवांस इस वक्त टेस्ट है जो बताता है कि नया वेरिएंट क्या है। उसके बाद थोड़ी सी मैंने और रिसर्च शुरू की तो मैं हैरान रह गया कि वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट देखकर जिसमें ये लिखा हुआ था कि क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान अमेरिका और यूरोप में 10,000 अफराद मरे हैं JN1 से। और ये उस तरह से रिपोर्ट ही नहीं हुआ। ये बड़ी एक अजीब सी मेरे लिए खबर थी। मैंने इसकी वो देखी कि भाई ये खबर वाशिंगटन पोस्ट की जो हेड वो सुर्खी थी, मैंने कहा ये खबर ये देख कहाँ से रही। वो खबर WHO की थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वो आदाद शुमार हैं। तो इसको इतना लाइटली ना लिया जाए। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन जाहिर है हमें जो है एहतियात करनी चाहिए, और एहतियात की सूरत का तरीका यही है कि हम जो है वो एक दूसरे से मेल मिलाप में थोड़ा सा एहतियात करें, और जो अगर किसी में किसी किस्म की कोई अलामात नज़र भी आ रही हैं तो उन्हें सीरियस लेते हुए डॉक्टर से रुजू करें। जो हम घरेलू टोटके की बात करते हैं ज़रूर करने चाहिए, लेकिन आपको घरेलू टोटके जब कोरोना चल रहा था उस वक्त के भी कुछ याद होंगे कि फला घास का पानी पी लें, तो फला ये पी लें। नहीं, मैं आप यखनी वगैरह इस्तेमाल कर लें जो सूदिंग इफेक्ट देती है आपको गले में। बढ़ाए ना वो चीज़ आपकी ठीक है, लेकिन इसमें डॉक्टर से डेफिनेटली रुजू करें, और जो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है उसके मुताबिक चलें। मैंने 4 दिन जो जी घरेलू टोटके इस्तेमाल किए, मैं नहीं ठीक हुआ। मुझे ऑफिस की 3 छुट्टियां करनी पड़ी हैं, मैं नहीं आ सका ऑफिस। मैंने कहा नहीं भाई, इस तरह नहीं चल सकती ज़िंदगी, तो मजबूरन मैंने एंटीबायोटिक ली है। मैं किसी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर हूँ। तो कोरोना एक हकीकत है, हम इसको कहते हैं कि जी आलमी साजिश है, हम ये है नहीं। अब मेरे ख्याल से वो अब हमें कोविड के 2 साल 2.5 साल जब हम उसमें रहे हैं तो उसके बाद तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, और अब हमें इन चीज़ों को सीख लेना चाहिए कि अब हमें उसमें गुजारा कैसे करना है। बहरहाल इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि खबर एक ये भी आई है आज कि जो बल्दिया उज़्मा कराची है उसने लाइफ सेवर प्रोग्राम जो अपना वो लॉन्च किया, और उन्होंने कहा है कि जो दिल के दौरे हैं, इंजरीज़ हैं, उनके रिलेटेड जो तरबियत है वो दी जाएगी। मेरा तो ख्याल ये है कि इसमें जो फायर ड्रिल है उसको भी शामिल कर देना चाहिए। इसी में एक आधा ट्रेनर डाल दें और लोगों को बताएं कि अगर आग लग जाए, चीज़ें कोई एमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो इदारों में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इमदाद कैसे दी जाए। तो अच्छा इकदाम है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा इकदाम है, और इन्होंने बोला है कि सबसे पहले सिटी वार्डन्स जो हैं शहर के, उनको जो है ये ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले ट्रेनिंग देने के साथ उनकी तनख्वाहों के ऊपर पहले अगर मुर्तज़ा आप ज़रा नज़रसानी कर लें, वो बेचारे पिछले 6 माह और 4 माह की तनख्वाहों के लिए जो है वो परेशान है। आए दिन क्या वजह उनकी तनख्वाहों में ताख़ीर की? उनकी वजह क्योंकि वो इसको सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि ये सियासी तौर पे एक डिपार्टमेंट बनाया गया या उसको एक शहर के लिए एक्टिव किया गया। पिछले 2 साल पहले जो MQM के मेयर से पहले जो मुस्तफ़ा कमाल थे उस दौर में ये वजूद में आए थे, और इसको काउंसिल के थ्रू पूरी इसकी कानून साजी भी की गई थी। लेकिन शहर में पहले वो नज़र भी आते थे। हमने देखा कि जब रमज़ान के दिनों के अंदर जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एक्टिव नहीं होती थी तो ये लोग शहर की ट्रैफिक को रवा रखने के अंदर अपना किरदार अदा करते थे। अब कुछ स्पॉट्स पे कहीं कहीं अभी भी नज़र आते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी कि ये कम हो गए क्योंकि उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती। खैर, बिसाइड दैट कि जो ये चीज़ इक़दाम है ये होना चाहिए। लोगों को एक आगाही होनी चाहिए कि आपके अगर किस तरीके से लोगों के अगर पेन हो रहा है कि वो आपके साथ सफ़र कर रहा है, उसको ये पता चाहिए कि हाथ में अगर कहीं पेन उठ रहा है या उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो फौरी तौर पे फ़र्स्ट एड के तौर पे क्या ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं कि वो अस्पताल पहुंचने तक उसकी जो है वो रिकवरी
रहे और वो डॉक्टर्स तक उसको जो है पहुंचने में आसानी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे है ये एकदम? वैसे हमारी चीज़ें तो अनाउंस हो जाती हैं, होती भी हैं। अभी आप ही देखें, फायर सेफ्टी चेक्स होंगे ही होंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो चले, अब इतनी पुरानी हो गई, हो रहा है? किसी नई आग कुछ भी लगने नहीं के हो बाद रहा। उसके ऊपर बात करेंगे, इतनी पुरानी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मुज़फ़्फ़र साहब से कि जनाब, आप बेशक लोगों को दिल के दौरों से बचाने के लिए ये अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। दिल का दौरा ना पड़े इसके भी कुछ असबाब जो आप मुहैया कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। जो म्यूनसिपल टैक्स जो है आपके इलेक्ट्रिक के ज़रिए वसूल करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़रसानी कर लीजिए। लोगों को दिल के दौरे पड़ते हैं टैक्सेस की वजह से, उन बिल्स की वजह से जो वो पे कर रहे हैं। तो खुदा के लिए उधर भी थोड़ा सा तवज्जो दें। ठीक है, दिल का दौरा पड़ जाए तो किसी को भी ज़िंदगी बचाना है अच्छा है, लेकिन दिल का दौरा पड़ने ही ना दे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे मेजर्स कर लें कि आवाम को सहूलियात तो दें। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और ख़बर आई, हम ये देख रहे हैं कि निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज़ी कहते हैं कि जो डॉलर की कीमत है उसमें इजाफा और जो ज़िम्मेदार है वो ताजरों को करार दिया उन्होंने। अब ये कहते हैं कि ताजर बड़े पैमाने पर अंडर इनवाइसिंग में मुलव्वस हैं, इसको फौरी तौर पर काबू किया जाए और रोका जाए। और ये कैसे होगा, क्या वजह है, इसके पीछे क्या है? देखिए ये बड़ा एक अजीब सा, क्योंकि हमारे मुल्क में तमाम चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट होती, चाहे सनतकार हो उसको अपना रॉ मटेरियल चाहिए तो वो भी बाहर से मंगाना है। अब होता ये है कि हमारे मुल्क में टैक्स कलेक्शन का सबसे बड़ा हदफ जो है वो ड्यूटीज़ के ऊपर दारोमदार किया जाता है। वो अपने बड़े बड़े टैक्स हदफ जो रखते हैं वो ये नहीं कहते टैक्स नेट बढ़ाएंगे, वो सोचते हैं कि हमारा मुल्क इंपोर्ट बेस हो चुका है तो ड्यूटीज़ बढ़ा दें, उसकी मद में पैसे कलेक्ट हो जाएंगे और हम बता देंगे। अब यही वजह बनती है कि आप पे जो शराइत IMF ज़्यादा टाइटिंग कर रहा है। और आज आप ये देख रही हैं जो बिजली के बिल लोगों के आएंगे, इस वक्त मेरा बिल 186 यूनिट्स का 11,500 रुपये बिल आया है, जो 200 यूनिट के अंदर होने के बावजूद। क्यों? कि उसके ऊपर पिछले अदवार की जो उन्होंने सरचार्जेस लगा के और जो यूटिलिटी उसके टैक्सेस हैं वो उसमें ऐड ऑन हो रहे हैं। अब जो ये अंडर इनवॉइसिंग का मसला क्या होता है कि ये एक शेल कंपनी बनाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें दुबई से कोई चीज़ आनी है तो वहाँ अपने किसी भी जानने वाली की या कोई ऐसी एक कंपनी बनाएगी, वो वहाँ से परचेज़ तो करती है, क्योंकि जितनी कॉस्ट होगी उसी के ऊपर ड्यूटी लगेगी। जितनी वो इनवॉइस के ऊपर अमाउंट ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा ड्यूटी भरनी पड़ेगी। आम आदमी को समझाने के लिए बात है। तो ये क्या करते हैं, कंपनी वहाँ बनाते हैं, वो वहाँ से परचेज़ करती है लोकल, और फिर वहाँ की एक इनवॉइस बनाते हैं, उसको अंडर इनवॉइसिंग यानी उसकी कीमत कम करके यहाँ भेजते हैं। और जो बाकी पैसा जो होता है उनका वो हवाला हुंडी के थ्रू यहाँ पे आता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपकी इकनॉमी को डबल डैमेज पड़ता है। एक तो आप अंडर इनवॉइसिंग है कि आप टैक्स कम दे रहे हैं, उसके बाद जो पैसा है वो हवाला हुंडी से और बैंकिंग चैनल के थ्रू। डॉलर रेट इतना बढ़ गया था ना, तो ये उन लोगों की वजह से आज हम सफ़र कर रहे हैं कि हमारे पे इतने बोझ टैक्सेस के या दूसरी चीज़ में, क्योंकि आम बड़े टैक्स तो देने को तैयार नहीं है। तो हर आदमी को वो चाहे पेट्रोल की मद में लेवी बढ़ा दी जाए या बिजली और गैस के बिलों के अंदर टैक्सेस बढ़ा के आपकी और मेरी जेब से मज़ीद पैसा निकाला जाए। आवाम जो है वो गरीब आदमी जो है वो हर तरह से दे रहा है। सैलरी पेशा जो अफराद हैं उनकी तो सैलरी से भी कट रहा है, बिल्स की मद में भी कट रहा है, कर रहा है। ये बड़े लोग वाकई बात तो सही है। लेने जाते हैं तो साबुन के ऊपर भी आप टैक्स देकर आते हैं। आप हर तरह का टैक्स दे रहे होते हैं। जो आम आदमी है वो हर तरह का टैक्स दे रहे हैं, लेकिन टैक्स की जो चोरी है वो मरात याफ्ता तबका है, वो मुख्तलिफ जगहों पे मरात लेने के बाद भी वो टैक्स वो कर रहा है। अब FBR के इन दिनों अगर आप वो उठा के देख लें रिपोर्ट्स, तो आपको अमूमन FBR जो मुख्तलिफ किस्म की FIRs करता हुआ मिलेगा। वो FIRs क्या होती हैं? ये अंडर इनवाइसिंग जाली कंपनी, शेल कंपनीज बनाते हैं, उनके बुनियाद के ऊपर जो सारी तिजारत कर लेते हैं और दिखाते हैं कि जी ज़ीरो। अब ये जो ज़ीरो दिखा रहे हो टैक्स के मद में या इसको बहुत कम करके जो दिखा रहे हो, इसका नुकसान तो इस कौम को हो रहा है ना, इस मुल्क को हो रहा है ना। तो हमें थोड़ा सा अपने मुल्क के साथ सीरियस होना पड़ेगा, संजीदा होना पड़ेगा। और साफ सी बात है कि जब हुकूमत ऐसे इक़दाम लेती है तो कहीं ना कहीं से उसका जो असर है वो आम आदमी के ऊपर आता है। तो आम आदमी का फिर चिल्लाना भी जो है वो फिर जायज़ बनता है मेरे हिसाब से। तो अच्छा, आम आदमी को रिलीफ देने की बात भी हो रही है। कहा गया है कि जो पेट्रोल है उसकी कीमत में कमी लेकर आए और 5 रुपए की तजवीज़ दी गई है फ़हीम भाई कि इसमें जो है वो कमी लेकर आई जाए। तो ये कहा तो गया था कि इलेक्शन से पहले कमी कर दी जाएगी। इलेक्शन मेजर्स कह रहे हैं इसको या क्या कहें? इलेक्शन टैक्टिक्स या इलेक्शन का हिस्सा तो हमें से नहीं कहना चाहिए इस तरह से बैठ के, क्योंकि ज़ाहिर है निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत के सेटअप का आने वाली हुकूमत से कोई ऐसा ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन चूँकि बहुत कुछ जो है ओपन सीक्रेट है तो बहुत सी बातें जो वो कह भी देनी चाहिए।
तो हकीकत यही है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आने वाली गवर्नमेंट के लिए की जा रही हैं, कुछ चीज़ें जो है वो ऐसा सेटअप बनाने के लिए की जा रही हैं कि आवाम को ये लगे कि जो आने वाले लोग होंगे वो बिज़नेस फ्रेंडली होंगे, उससे जो चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल स्टोरीज़ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो हम दिखा रहे हैं ये क्यों दिखा रहे हैं और इसका मकसद इसके पीछे क्या है, इसके ऊपर फिर सोचना पड़ जाता है। देखिए इस वक्त जो कुछ यमन में हो रहा है और जिस तरह से हौसी बागी जो हैं वो जिस तरह से मुख्तलिफ जो वहाँ से बहरे हमर से गुजरने वाले जहाज़ हैं उनके ऊपर जिस तरह से वो उन्हें अगवा भी कर रहे हैं, उन पर बमबारी भी कर रहे हैं, तो ये वो पट्टी है बहरे हमर की जहाँ से बेसिकली आपकी ऑयल की ख़ास तौर पे जो है वो तिजारत होती है। और इस वक्त मैं पिछले 2-3 दिनों में जो खबरें मैंने देखी हैं उसमें मैंने ये देखा है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके कि अमेरिका और बरतानिया जो है वो यमन पे भी बमबारी कर रहे हैं, हौसी कबाइल के ऊपर भी बमबारी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है जो ऑयल प्राइसेस हैं वो हाइक उनकी मुझे नज़र आ रही है। तो अगर इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं तो हम किस बुनियाद के ऊपर जो है वो ये छोटे दिखा रहे हैं? शायद इस बुनियाद पे दिखा रहे हैं कि माजी में हमने बहुत ज़्यादा इजाफे किए हुए हैं, तो अब हम जो है उनको कहीं जाके बैलेंस कर सकते हैं। तो हम दिखा रहे हैं कि जी इलेक्शन से पहले ये भी एक रिलीफ मुमकिन है और आने वाली गवर्नमेंट मजीद रिलीफ दे सकती है। अच्छा, उमूमन हर इलेक्शन से पहले तासुर दिया भी गया है कि बहुत ज़्यादा एक महंगाई का बूम आ जाता है 1-1.5 साल पहले, और जब इलेक्शन की डेट्स कम आना शुरू हो जाती हैं, नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं दिन, तो हमें बतदरीज कमी नजर आती है हमें चीज़ों के अंदर। अगर पिछले पैटर्न्स को भी उठाएं और फॉलो करें, 2 इलेक्शन में राजी देखा किया जाता है कि वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लें, बिल्कुल ऐसे ही कि हाँ जी सब अच्छा है एंड ऑल, तो ये तासुर दिया जा रहा है। वही वाली बात है कि ये इसका दायमी कोई हल नहीं है। पेट्रोल की कीमतें पिछले माह भी कम हो सकती थी लेकिन नहीं की गई, सस्टेन रखी गई, वहीं पे कायम रखी गई। तो इनके पास मार्जिन था लेकिन वो मार्जिन आवाम तक नहीं पहुंचाया, या तो ये हो सकता है इंतजार के आगे जाके देंगे, क्योंकि हम लोगों को बोला जाता है बहुत शॉर्ट मेमोरी वाले लोग हैं, जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, तो नहीं ज़रा कम दिन रह जाएंगे इलेक्शन के तो उस वक्त आवाम को रिलीफ देंगे। हो सकता है ये ऐसा तासुर आ रहा है क्योंकि इन दिनों में, क्योंकि अब ये रिलीफ पहले मिल जाना चाहिए था। 5 से 10 रुपए का एक गैप था, उस वक्त इंटरनेशनल भी प्राइसेस नीचे थे, जब हमें मिलना चाहिए था उस वक्त नहीं दिया और उस पर पेट्रोल के प्राइसेस बैलेंस रखे गए। 2 दफ़ा ये चांस था, हुकूमत दे सकती थी लेकिन नहीं दिया गया। दूसरा ये कि इस वक्त जैसे फ़हीम भाई ने कहा जो बहर हमर में जो हो रहा है वो इस वक्त, मैंने लास्ट 2 दिन पहले ईरान का ऑयल टैंकर भी जो है वो उसके ऊपर भी उन्होंने कब्ज़ा किया, उसको ले गए। तो ये आने वाले दिन बहुत ज़्यादा जो है जहाँ हम इलेक्शंस की गहमा गहमी में होंगे, लेकिन हमें इंटरनेशनली इर्द गिर्द जो हमारे साथ माहौल हो रहा है उस पर भी नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें अब हाई उस पर आती हुई नज़र आ रही है कि पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, इंटरनेशनली रिपोर्ट्स आ रही हैं। अच्छा, अब तो जब इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ेंगे तो यकीनन फौरी तौर पर हमारे यहाँ भी ऐसा होगा, तो क्या इलेक्शंस के बाद दोबारा से हम देखेंगे कि इजाफा मुमकिन होगा? क्योंकि कैसे सस्टेन करेंगे पाकिस्तान में, आप इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो छोटे छोटे मेजर्स लिए जाते हैं इलेक्शन से पहले, क्या वाकई इम्पैक्टफुल होते हैं आवाम के लिए या नहीं होते, या इसका नज़र आता है हमें फ़र्क इलेक्शंस के ऊपर पड़ता हुआ है, जो भी पार्टी ऐसा करना चाहती है, या पाकिस्तान के ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर? इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन से पहले जो छोटे छोटे मेजर्स लिए जाते हैं कि हाँ भाई अब हम देखेंगे कि डॉलर मुस्तहकम होना शुरू हो गया, पेट्रोल की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और होगा भी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे। तो क्या इन मेजर्स का फ़ायदा इलेक्शंस में होता है? फ़हीम साहब, आपने तो काफ़ी इलेक्शंस देखे, कवर भी किए, आवाम में भी आप होते हैं, तो क्या वाकई इम्पैक्ट आता है इन चीज़ों का आवाम के ऊपर? जैसे हम कह रहे हैं छोटी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन बेसिकली मसला ये है कि निगरान हुकूमतें होती हैं, तो निगरान हुकूमतों को कोई सियासी फ़ैसले करना नहीं होते, उन्हें तो इंतज़ामी फ़ैसले ज़्यादातर करने होते हैं। तो वो ऐसे स्टेप ले लेते हैं जिनकी बुनियाद पर जो है वो कुछ बेहतरी हो जाए इन फ्यूचर जाके। लेकिन इस दफ़ा हम निगरान हुकूमत में भी तो वो कुछ हो सकते हैं, जाहिर है वो मोहरे होते ही हैं और दफ़ा होता है तो। लेकिन इस दफ़ा हमने ये देखा है कि निगरान हुकूमत का एक तो जो वो था एक दौरानिया, वो हम थोड़ा सा बढ़ गया और उसके नतीजे में जो कुछ इक़दाम हुए उनका अब जो है हमें नज़र भी आ रहा है कि कुछ बेनिफिट्स हुए हैं। लेकिन बात यह है कि अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे ब्रेक से पहले, जो इंटरनेशनली जो इस वक्त चेंजिंग्स आ रही हैं उनके नतीजे में आने वाली हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। आने वाली हुकूमत इनसे कैसे निपटती है, ये इस वक्त सबसे अहम सवाल है। जो इस वक्त पेट्रोल के प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे, दुनिया भर में इस वक्त जो है वो अफराद ज़र
का मसला एक मौजूद है, और महंगाई जो है वो बढ़ रही है, मुख्तलिफ जगह पर जो है वो बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो अपने मुलाजमीन को निकाल रही है, इवन एप्पल जैसी कंपनी ने अपने मुलाजमीन को निकाला है। तो ये सिचुएशन है। अब इस सूरत हाल में जो आने वाली गवर्नमेंट होगी, और 2024 इत्तेफाक से साल भी एक ऐसा है जिसमें कई अहम ममालिक में इलेक्शन है, जैसे अभी बांग्लादेश में इलेक्शन हो गए, आपके पड़ोस में इंडिया में इलेक्शन है, आपके यहाँ इलेक्शन है, और भी कई कंट्रीज़ में इलेक्शन होने, तो दुनिया एक चेंज की तरफ जा रही है। वैसे भी 2023 के बाद एज प्रेडिक्टेड कि ओवरऑल जो वर्ल्ड में पॉलिटिकल और कंट्रीज बेस्ड डायनामिक्स है वो पूरा बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा, तो उस पर ऑब्वियसली पेट्रोल जो है वो बिल्कुल बुनियादी हैसियत रखता है। इम्पैक्ट करेगा, और पेट्रोल का इम्पैक्ट डेफिनेटली महंगाई के ऊपर होता है, आम आदमी के ऊपर होता है। तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो दुनिया मजीद जो है वो सुबह सुबह ऐसी बातें नहीं करती, बुरी बात हो रही है, गलत बात है, बहुत बुरी बात है। क्या बातें कर रहे हैं भाई, पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है 5 रुपए, अच्छी खबर है। क्या शुरू कर दिया, वो भी कहेंगे क्या ये कहा जा रहा है, बीमार है तो पूरी माशरे को बीमार कर देंगे, ये क्या बात है? नहीं भाई, सब अच्छा है, हम तो बीमारी क्या तो सब दिया ना हमने, वैसे कुछ रहा तो नहीं। अच्छे इलेक्शंस होने वाले हैं, लोग नई अच्छी हुकूमत आने वाली है, होप फॉर बेस्ट कि वो हमारे लिए महंगाई को कम करें। अब चैलेंज तो है, कैसे करेंगे ये, अब कौन से खाने में कौन सा घोड़ा बैठेगा वो देखने वाली बस अंडा बना लें आप और ब्रेड रख लें और खाएं और एंजॉय करें, साथ साथ खबरें सुनते रहें, परेशान नहीं होना आपने, नाश्ता करें। अच्छा कराची में जो डिप्टी मेयर है उन समेत जो चेयरमैन उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। और वैसे हमने पहले भी खबर चलाई थी कि जब उम्मीदवार आ रहे थे कागजात नामजदगी जमा करवाने, तभी भी सरकारी गाड़ियों में आ रहे थे, अभी भी सरकारी जो वसाइल है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, हमेशा ही होता है, और देखते भी हैं, कोई रोकने वाला क्यों नहीं है उसको, क्या है, बस ये ख़त लिख दिया उन्होंने। अच्छा देखें, अभी हम इलाकों में जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, और अब जो आवाम के सेंटिमेंट सामने आ रहे हैं बड़े ही ख़तरनाक। वो कहते हैं या तो पहले हमारा जो मसाइल है उनको ये नहीं होगा कि आप वादे करके चले जाएं और हमारे मसाइल वहीं के वहीं रहें, पहले हमारा काम करके दें, उसके बाद आपको वोट मिलेगा। अच्छा यहाँ पॉज करें, वोट नहीं डालेंगे तो वोट नहीं डालेंगे तो फिर नुमाइंदे नहीं आएंगे, वोट निकल आएंगे बॉक्स कह रहे हैं। हाँ मैं कह रही हूँ भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, वोट तो देखें होना है, इलेक्शंस के लिए तो सब तैयारियां हैं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि आवाम के सेंटिमेंट्स ऐसे हैं, तो अब बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई ऑर्डर मेरे ख्याल से तो जारी नहीं किया कि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो काम ना करें, जो छोटे मोटे काम तो उनको करवाने पड़ेंगे, चाहे गटर के ढकने ही क्यों ना रखने हो, क्योंकि वो एक ज़रूरी है और करने भी चाहिए, इसीलिए तो इलेक्ट होकर आते हैं। वो उसको सियासी तौर पे लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक अलग सामने, क्योंकि जो जमातें आती हैं अब उनको लग रहा है कि यहाँ पे मेयर एक जमात का है तो यकीनन उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर वो काम करते हैं, या 2 जमातों ने यहाँ पे आपकी बल्दियात में हिस्सा लिया, आप बाइकआउट नहीं करते तो आप भी मौजूद होते तो आपके हल्कों में भी काम हो रहा होता। अब वो जहाँ हो रहा है वहाँ उनको लग रहा है ऐसा है कि उन्होंने पहले भी ये ख़त लिखा था कि आप ये काम एक्शन लें और उसको रोकें, लेकिन इतने बड़े शहर को लवारिस तो नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ ना कुछ तो जो लोगों के बेसिक मसाइल हैं, चाहे गटर का पानी हो, आप जहाँ जाएंगे, आज सोल्जर बाज़ार की मैं अभी पिछले जो सैटरडे को गया हूँ, मुझे देख के हैरान हो गया, इतनी पतली जगह कि मैं सीधा नहीं गुजर सकता था उन गलियों के अंदर से। वजन कम करें आप। गुलेराना वो अब शोल्डर तो मैं काट नहीं सकता ना मेरे आपके सर्जरी, गली चौड़ी कराते हैं, तो वो इतनी पतली गली होने के बावजूद उसमें गटर का पानी भी खड़ा हुआ, और स्कूल के बच्चे वो खतरों के ऊपर से लांग के गए हैं। और मैं खुद काफ़ी देर बैठ के, ये 2-3 घंटे मैंने उस इलाके में लगा के मैं सोचता रहा कि ये काम कैसे ज़िंदगी गुजारें। ये तो मौसम सर्द है, अंधेरे गलियों घरों के अंदर बैठे हुए हैं ख़वातीन, और वो जब गर्मी होगी तो वो किस तरीके से इस हब्स के अंदर बैठेंगे और रहेंगे। अभी तो मौसम लाइट भी चली जाती है, लोग लकड़ियां जलाते हैं घरों के अंदर, लिटरली जला के ख़वातीन बैठी हैं, बड़ी उम्र की ख़वातीन उसमें बैठी हैं। देखिए सर, फिर वही आ गया सब कुछ, कितना डिप्रेसिंग आपने खबर ऐसी उठाई नहीं, लेकिन ये हकीकत है, क्या करेंगे, ये चीज़ें मैं देख चुकी हूँ न्यूज़ नाइट करते में, ये इलाकों में जाके सूरत हाल वाकई सांस लेना माहौल होता था। भाई मैं अक्सर तो ऐसा हो कि मैं जो है ना सफोकेटेड फील करके बाहर आके मैंने सांस ली, उसके बाद दोबारा कहेंगे भाई मुझे सांस नहीं आया, तो ये है सिचुएशन। और वो लोग इसके आदी हो चुके हैं, क्या आप उन्हें उस माहौल में, चूँकि उनकी पूरी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, तो अब उनके लिए वो चीज़ जो है वो मैटर नहीं करती इतनी ज़्यादा।
लेकिन उनके लिए ज़रूर मैटर करती है जो उनके वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उनके यूटिलिटीज़ के इश्यूज़ हल करना, उन्हें अच्छा माहौल देना। मैं आपको कल रात की बात बताऊं कि कल रात को जब मैं घर जा रहा था, हमने पिछले हफ्ते कुछ एक स्टोरी की थी कि कराची का इलाका जो गुलिस्तान जौहर, ये KDA की स्कीम है, वहाँ पर जो है वो सैकड़ों दरख्त काट दिए गए। हाँ बिल्कुल। अब वो जब दरख्त काटे गए तो हमें वो हुआ कि भाई दरख्त किसने काट दिए। KDA से पूछा, उन्होंने कहा जी हमने नहीं काटे। KMC से पूछा, हमने नहीं काटे। टाउन इंतजामिया से पूछा, हमने नहीं काटे। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर क्या कौन आके काट गया, फरिश्ते काट गए, कौन काट गया। खैर थोड़ा सा हमने जब अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू की तो एक अदर लेटर जो है वो टाउन इंतजामिया का हमारे हाथ लग गया। टाउन इंतजामिया के डायरेक्टर HR, जिसका कोई कंसल्ट नहीं है, उसने जो है माशाल्लाह से जो है वो दे दिया था उस ऑर्डर के, जनाब हाँ ये दरख्त काट दिए जाए, और उस पर सैकड़ों दरख्त काट दिए गए। हमने जो टाउन इंतजामिया को पकड़ा, हमने कहा भाई ये क्या हुआ। उन्होंने कहा जी वो कॉर्नोकॉर्पस के दरख्त काटे हैं हमने। कॉर्नोकॉर्पस के अलावा भी उन्होंने जो माहौल दोस्त कई दरख्त थे वो भी काट दिए। चलें उस वक्त जो है बात आई गई होगी, हम टाउन चेयरमैन की जानिब से कहा गया सफूरा टाउन के कि जी हम इसका एक्शन, इसका नोटिस लेंगे और हम ये करेंगे। KDA की जानिब से भी कहा गया कि हमारी स्कीम में टाउन कैसे काट सकता है। हो गई बात। कल रात को जब मैं घर जा रहा था तो मैंने फिर दरख्त कटे हुए देखे कल रात को, और वहाँ पे दरख्त जो कटे हुए, कटने के बाद जो ज़ाहिर उनकी शाखें वगैरह वहाँ पड़ी हुई थी, वो अब तक सुबह तक उठ चुकी थी। रातों रात ये काम हो रहे हैं। तो क्यों आप इस शहर के साथ ये दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप दरख्त नहीं काट सकते। कौनों काम पे आप माहौल दोस्त दरख्त भी काट देते हैं। दरख्त की लकड़ी कहाँ जाती है वो किसी को नहीं पता। मसला तो ये, फिर ये कौनों का आपस आपने काटा है तो बाकी दरख्त आप लगा रहे हैं, आप लगाएं, मुतबादिल हमें कहीं कोई नजर नहीं आता। तो ये है बेसिकली जिसके ऊपर जो होता है कि भाई आप कर क्या रहे हैं आखिर। फिर आपने जो स्टोरी जिससे आपने अभी शुरू की कि मेयर साहब जो हैं उनको रोकने की बात हो रही है या बल्दियाती नुमाइंदे जो कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़ाहिर है MKM की जानिब से ख़त लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया भी है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमने तो कुछ नहीं देखा। आज आप उठा के देख लीजिए, कराची में, हैदराबाद में या दीगर शहरों में जहाँ जहाँ बल्दियाती इंतखाबात हुए, आपको रोज़ाना की बुनियाद पर असाइनमेंट्स मिल जाएंगे कि जनाब आज मेयर यहाँ जा रहा है, डिप्टी मेयर यहाँ जा रहा है, हैदराबाद का मेयर यहाँ जा रहा है, हैदराबाद का डिप्टी मेयर ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो ये सारे जो हैं वो तरक्याती काम हैं। मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन स्टैंड नहीं होने चाहिए। इलेक्शन से पहले जब आप जीत कर आए थे आपको फौरी तौर पे काम करने चाहिए थे। मतलब आप साहब को तो माशाल्लाह से जो है बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा खासा वक्त मिला था, उन्होंने कुछ अच्छे काम उस दौरान किए भी और अभी भी कर ही रहे। लेकिन इसको इलेक्शन से जोड़ना मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती होगी उन सियासी जमातों की जानिब से भी जो समझते हैं कि मुर्तज़ा वहाब काम करेगा तो वोट पीपल्स पार्टी को पड़ेगा, और मुर्तज़ा वहाब अगर कोई काम इस तरह करते हैं कि वो काम करेंगे तो उनकी पार्टी को वोट पड़ेगा, तो वो गलत। मेरे ख्याल से अब आवाम ना भी थोड़ा शऊर आ गया है, क्योंकि इतने बेवकूफ़ नहीं है, समझते हैं कि हमें क्या, जैसे अयाज ने भी बात की थी कि लोग देख रहे हैं कि आप हमारे मसाइल हल करें तो हम जो है वोट देंगे। और चलें अपना जो अभी इनपुट है आवाम का वो आगे जाके कोई भी हमारे सिस्टम में हो, लेकिन आवाम इज सेंसिबल कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये चीज़ अच्छी नज़र आती है। सालों में आवाम के बल पे जो कुछ होता रहा है उसकी बुनियाद पे छोड़े ना, कैसी बातें करती हैं। फिर वही आपने शुरू कर दिया, मैंने कहा ना अभी आवाम अच्छा एजुकेटेड हो गए, बस ठीक है। अभी ये जो मोटरसाइकिल पे अगर आपने नंबर प्लेट ना लगाई आगे पीछे तो चालान हो सकता है। अब आप फिर वो देखें तो डराने वाली आप खबर का सोचा छोड़ती है, फिर तफसील हमें बतानी पड़ जाती है। ढूंढते रोजाना। फिर देखिए ये तो ज़रूरी है था, ये मोटर बाइक्स के अंदर ज़्यादातर ये होता है हमारे यहाँ। वैसे ही अच्छा भी है क्योंकि चोरी की बाइक्स वगैरह, फिर वो तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि सामने नंबर प्लेट लगा दो, पीछे से तो पुलिस वाले ने देखना नहीं है, हम गुजर जाएंगे, पीछे वाली होती नहीं। अक्सर लोग इस तरीके से वो करते हैं। मोटरसाइकिल वालों को 600 रुपये या 400 रुपये की जो मोटर बाइक की जो नंबर प्लेट है वो बहुत भारी लगती है, आगे पीछे खड़ी करने में वो प्लास्टिक की होती हैं तो टूट जाती हैं, बार बार वो कहते हैं हमने लगाई थी, टूट गई, गिर गई, ये हो गई। तो ये जवाज़ बनाए जाते हैं, लेकिन उनको एक नया जो है विंडो मिल गई है ट्रैफिक पुलिस को लोगों को तंग करने के लिए कि बाइक्स की नंबर प्लेट नहीं है या आगे नहीं है या पीछे नहीं है, अब उसके ऊपर वो हरासमेंट। अच्छा, वो वैसे भी बाइक वालों को, सुजुकी वालों को और इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो मैंने देखा है कि अभी जब से ट्रैफिक पुलिस की ड्राइव शुरू हुई है बहुत ज़्यादा रोक भी रहे हैं। गाड़ियों के जो काले शीशे वाले उनको भी रोक रहे हैं, मैंने काफ़ी देखा अभी शहर के अंदर। देखिए, जब अभी पिछली स्टोरी पे जब हम बात कर रहे थे तो मैंने ये नहीं बताया कि मैं कल रात को कहाँ से आ रहा था। क्यों, कहाँ से आ रहे थे? अभी मैं इस स्टोरी का इंतजार कर रहा था। तो कल रात बेगम को बताया था आपने? हाँ, कल ठीक है। कल जो है खैर मैं हैदराबाद गया था, एक हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल में एक प्रोग्राम था उसके लिए। खैर वो जब मैं वापस आया तो मुझे इत्तला मिली कि हमारे एक जर्नलिस्ट साथी के ऊपर जो है वो फायरिंग हुई है।
और उनको गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में है। तो मैं फौरी तौर पर वहीं हॉस्पिटल ही चला गया। जब हमने उससे बात की, शुएब बर्नी हमारे जियो में मेरे साथ रहे, मेरे पास उन्होंने इंटर्नशिप की, मेरे नीचे काम किया, तो मेरे उनसे एक अच्छा वो है मेरा। तो शुएब का ये बताना था कि वो मुलजिमान जो थे वो एक बाइक पे सवार थे और उन्होंने सिंपल उसको जो है वो उसके ऊपर एक फायर किया और उसके बाद वो चले गए। ये स्टोरी मेरे जहन में उस वक्त से वो थी कि यार मोटरसाइकिलों के ज़रिए मुलजिमान तक पहुंचना कितना मुश्किल हो गया। नंबर प्लेट होती नहीं है, ना आगे नंबर प्लेट होती है ना पीछे नंबर प्लेट होती है। आप मोटरसाइकिल, आप सीसीटीवी फुटेज निकाल भी लें, आजकल मौसम ऐसा है सर्द, आपने जो मास्क लगाया हुआ होगा, टोपा पहना हुआ होगा या शॉल ली हुई होगी, पता ही नहीं चलता कौन शख्स किस हाल में कौन। तो इन हालात में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक़दाम है कि जी आप शहर में ये कर दें। और मोटरसाइकिलें शहर में जो है वो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में मोटरसाइकिलें, आपको ये कर देना चाहिए, उसके बाद सख्ती से अमल दरामद कराना चाहिए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि इन्होंने जिस तरह से 11 तारीख की शायद 13 तारीख से इन्होंने शुरू किया, इन्हें थोड़ा सा गैप दे के पहले इनको अनाउंस करना चाहिए था, शहरी लगवा लें, उसके बाद हम कैंपेन शुरू करेंगे। इन्होंने अचानक कैंपेन शुरू की है, टाइम नहीं मिला, लेकिन चलें ठीक है, क्योंकि कानून पे अमल दरामद है। देखिए 22 जनवरी की डेट अनाउंस किया और उन्होंने कहा है कि 12 से 22 जनवरी तक आप लगवा लें, और नहीं हुआ तो 250 रुपए का चालान करेंगे। वो इस दौरान चालान तो कर रहे हैं ना, 22 से 12 तक चालान, 12 से 22 तक चालान तो कर रहे हैं। मेरा ये था कि 22 से 12 तक का आप टाइम देते कि लोग लगवा लें, उसके बाद जो आप उनके अगले स्टेप में करेंगे। नहीं 12 से 22 के दौरान चालान तो होगा। अच्छा। और उसके बाद जो है जो दिन है उसमें फिर वो गाड़ी को सीज करेंगे। अच्छा ये बताएं कि ये जो नंबर प्लेट्स हैं ये तो जाली भी लग जाती होंगी? नहीं, वो तो इसकी कोई पहचान होती है, कुछ होता है? मोटरसाइकिल के ऊपर तो इतना इशू नहीं है। मोटरसाइकिल के ज़ाहिर है जब आप रोकते हैं कागजात से कर लेते हैं, लेकिन इसमें असल जो मेरा पॉइंट है ना वो ये है कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, सर अपने महकमे की जो बाइक्स हैं उन पर भी नंबर प्लेट लगवा लें। जो उनकी जो पुलिस मोबाइल्स हैं उनके ऊपर भी कुछ लिखवा दें, उन पर नंबर प्लेट होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये पुलिस मोबाइल जो है किस थाने की है, किस स्पेशलाइज्ड यूनिट की है, कहाँ से कहाँ जो है वो जा रही है। ये तो होता नहीं है। आप वही वाली बातें कर रहे हैं कि फिर क्या मैं तो पुलिस की बात कर रहा हूँ। अच्छा पुलिस की बात नहीं करनी चाहिए, मुस्तस्ना है ना ये। मैंने देखे पिछले दिनों सिस्टम कहाँ है, हमारे यहाँ सिस्टम का हिस्सा है सारी चीजें। यही कह रहा हूँ, मैंने पिछले दिनों जो है एक चलते चलते एक मोबाइल जो मेरे मुझसे आगे जा रही थी, मैंने उसकी वीडियो सिर्फ इस बात पे बनाना शुरू की कि उसके ना पीछे नंबर प्लेट थी, ना उसके साइड में लिखा हुआ था कि वो किस थाने की है, किस स्पेशलाइज्ड यूनिट की है। उसके जो आगे के दोनों ग्लासेस थे वो दोनों टिंटेड थे। तो मुझे हैरानी हुई, मैंने वो वीडियो बनाई। और वो क्यों मैंने बनाई, क्योंकि उसी दिन सुबह कोरंगी के इलाके में पुलिस मोबाइल पर आने वाले अफराद ने जो है कि उसको होटल को लूटा था। इससे पहले जो है वो मुख्तलिफ ऐसी मोबाइलें जो है वो मुख्तलिफ घरों पे जाके वारदातें कर चुकी हैं। वो जो हमारे सामने DSP उमर तारिक बजारी का केस मौजूद है औरंगी टाउन डकैती का। इस तरह CTD के एहलकारों ने जो एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर के घर पे छापा मारा, वहाँ पर उन्होंने इसी तरह से लूट मार की। तो इस तरह की गाड़ियां नहीं होनी चाहिए। ये ऑर्डर्स हमने अमूमन सुने हैं कि जी पुलिस मोबाइलों के ऊपर लिखा होगा कि वो कौन से थाने की हैं, किस यूनिट की हैं, उनकी नंबर प्लेट्स भी होंगी, कोई एहलकार जो है वो सादा लिबास नहीं होगा, लेकिन होता सब है। अरे गाड़ियों की हालत इतनी ख़राब है कि इंसान क्या बोले। उन गाड़ियों की हालत आप देखेंगे, धक्का लगाना पड़ता है। वो वाली गाड़ियों का मंजर पेश कर रही थी जो नहीं बकरा ईद का जब सीज़न आता है तो जिसमें भेड़ मवेशी डालकर लाते हैं, तो वो ऐसे लग रही होती हैं बहुत सारी। समझ के लाया जाता है उनमें। हाँ वो तो ठीक है, अगर आप जुर्म कर रहे हैं तो आपको किस बात का प्रोटोकॉल मिला, अच्छा है बिल्कुल। लेकिन बेचारे जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, बस ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और ये भी है कि जो सरकारी नंबर की गाड़ियाँ हैं उनको पता नहीं कहाँ से ये इस्तिस्ना हासिल है कि वो साइड के शीशा सामने का फ्रंट शीशा भी जो वो काला रख के घूमते। कल भी एक वाकया मैंने देखा, GL नंबर प्लेट की गाड़ी जो पहले कभी होती थी गवर्नमेंट लाइसेंस या छोटे वो इदारे जो लोकल गवर्नमेंट के होते थे उनके पास ये गाड़ियाँ होती थी। अब चाहे वापस फाल हो गए ये इदारे, तो वो किसी का बेटा या भाई कोई बैठा होगा, उसने ब्लू लाइट लगाई भी, पूरी वो कल्टस गाड़ी थी उसके अंदर। वो मैं गया अपने वालिद साहब के लिए चीज़ें लेने, तो वो तमाम उसने एक गाड़ी को जैम किया हुआ और हटने को तैयार नहीं, वो बेचारा गाड़ी रिवर्स करके वो बदमाशी से यूँ हिलाता हुआ वो गाड़ी चला के। मैंने कहा पता नहीं, मैं समझा कोई बड़ा कोई GS की नंबर, वो GL नंबर प्लेट की गाड़ी थी और वो इतनी बदमाशी से अपनी गाड़ी भगाता हुआ चला। हूटर लगाने के खिलाफ भी तो कहा गया था कि हूटर कोई नहीं लगाएगा ना कोई बजाएगा। इस पे भी है वो किसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था या लॉ था क्या पास हुआ था कि नहीं लगाएंगे और ना बजाएंगे। लेकिन बात कर रहे हैं पिछले दिनों एक वाकया कराची के इलाके CVU पर हुआ कि एक एहलकार ने जो है वो जाकर अंधेरे में खड़ी एक मुश्तबा गाड़ी को चेक करना चाहा।
उस गाड़ी के जब उसने जाकर नॉक किया तो जब शीशा उतारा तो जो साहब बैठे थे वो एहलकार के ऊपर चिल्लाने लगे, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं फलां सेक्रेटरी का बेटा हूँ। और उसकी बराबर वाली सीट के ऊपर जो है वो खातून भी मौजूद थी। उश्तुबा गाड़ी अंधेरे में खड़ी थी, इसलिए जाके चेक किया, ये सरकारी गाड़ी थी जो बाप को अलॉट हुई थी। बाप की गाड़ी में बेटे साहब अयाशी कर रहे थे। एहलकार ने जब जाके रोका तो उन्होंने गाड़ी लेके गए और वापस आकर उस एहलकार के ऊपर चढ़ा दी। वो ज़ख्मी हुआ, उसकी दोनों टांगें टूट गईं, उसका एक बाजू टूट गया, उसकी FIR हुई। जब उसकी FIR हो गई हमने वो स्टोरी चलाई। उस स्टोरी को चलाने के बाद हमारा ये था कि शायद पकड़ा जाए। वो साहब जो हैं वो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रहे हैं, वसीम शमशाद अली जिनका वो बेटा था, और उन साहब के उस बेटे की ज़मानत जो है वो नहीं हुई थी कई दिन तक। FIR भी कई दिन के बाद हुई, फिर FIR के बाद जो है भी ज़मानत नहीं हुई थी। जिस दिन हमने उसे फॉलो करना शुरू किया तो हमें SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि जी उसने तो ज़मानत करा ली। मैंने कोर्ट से अपने रिपोर्टर से चेक कराया, ये इस बात के 3 दिन के बाद उसकी दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी आई थी कोर्ट में, और 70,000 रुपये में उसकी ज़मानत हो गई। तो ये हमारा सिस्टम है कि सरकारी गाड़ी, बाप की सरकारी गाड़ी में अयाशी, बाप की सरकारी गाड़ी से सरकारी एहलकार को ही कुचल दिया, ज़मानत हो गई 70,000 रुपये की। ना बाप के ख़िलाफ़ कोई एक्शन, ना बेटे के ख़िलाफ़ कोई एक्शन। तो ये हमारा सिस्टम बन चुका है। फिर आप सुबह बैठ के ऐसी बातें करते हैं, हद है आपसे। कुछ कह जाते हैं और फिर कहते हैं कि ना ऐसी बातें करते हैं। क्या करूँ, अभी ट्रैफिक में, अब रेलवे स्टेशन पे भी हादसा हो गया। ब्रेक ही ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और वक्त चूँकि अब कलील रह गया है तो हमने बात तो ये भी की कि रेलवे स्टेशन पे भी इब्न कासिम पे हादसा हुआ। ये खबर मैं लेके आप ही की तरफ बढ़ूंगी, आप ताकि आप ही बात कर देखें। ये खबर बहुत अच्छी खबर है, और सुबह सुबह जो है वो 3 बोगियां और जान नहीं, नुकसान नहीं हुआ। मैं यही कहने वाला हूँ ना भाई। अब इतनी बातें आपने ऐसी वैसी कर ली डिप्रेसिंग, तो हादसे से कुछ पॉजिटिव तो निकालें ना हम। तो ये अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 बोगियां जो हैं वो डिरेल ज़रूर हुई, लेकिन वो पलटी नहीं, और उनके ना पलटने से जो कोई जानी या माली नुकसान हमारा नहीं हुआ। थोड़ा सा जो रेलवे का ट्रैफिक है वो ज़रूर डिस्टर्ब है, और इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लोग जो हैं वो कई घंटे लेट हो जाते हैं घर से निकलते हैं कहीं जाते हुए। अगर 10-12 घंटे मज़ीद लेट हो जाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। तो लोगों को इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए और इसमें से पॉजिटिविटी तलाश करनी चाहिए। वो पॉजिटिविटी यही है कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे का ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम ज़रूर दरहम बरहम हुआ है, लेकिन होते रहते हैं छोटे मोटे हादसा बड़े बड़े शहरों में। और हमें अपनी जो रेलवे लाइंस हैं उन्हें बेहतर बनाने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा इतनी ट्रेनें जो है दिन रात चलती हैं, उनमें माल गाड़ियाँ भी हैं, मुसाफिर गाड़ियाँ भी हैं। तो जब अगर कभी कभी कोई एक आध हादसा हो जाए तो इस पर इतना ज़्यादा अफसोस करने की, उस पर इतना ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बड़े हादसे का इंतजार करते हैं। असल में हम लोग मसला हमारा ये गलत बात कर दी यार सुबह सुबह। निकले इधर से कराची ईद फेस्टिवल जो है उसका आगाज हुआ था, तो ओवरऑल कैसा रुझान रहा? क्योंकि मेरा तो तबीयत नासासी, कोई ऐसा जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल कैसा रहा यास कराची ईद? थोड़ा सा बदनज़मी का शिकार रहा इस वो दफ़ा। हमें पता नहीं कराची ईद का साथ कोई मसला है उसमें, वो हो मसला जाता है यूँ है कि अब नीयतें ख़राब हो गई हैं। जो ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं उसको आप एक फ़ेस्टिवल अगर बना रहे हैं तो इतना तो उसको रखें कि आम आदमी, हर आदमी की, आपको पता है महंगाई का दौर है, अगर कोई सस्ती तफरी मुहैया करना चाहता है या अपने बच्चों को लेके जाना चाहता है, क्योंकि अंदर जाके अलग वो खाने जो हैं कोई इतने सस्ते तो है नहीं। अब आप एंट्री फ़ीस 700 रुपये रख दें और आप बोलें कि अगर आप ऑनलाइन कर लेते तो 500 रुपये में आ जाते, लेकिन 500 रुपये भी सिर्फ एंट्री फीस होना, अगर एक फैमिली के 4-5 लोग जाएंगे तो एंट्री फीस में आपने के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इतने महंगे स्टॉल्स बेच चुके होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनसे अच्छे पैसे वो ले चुके होते हैं, वहाँ अच्छी मार्केटिंग हो चुकी होती है। तो आप कम अज़ कम आवाम के लिए कोई इतनी तो गुंजाइश रखें कि वो जाके अपने, अगर 3-4 बच्चे साथ लेके जा रहा है तो सोचें वो क्या 2-3-4 हज़ार रुपये सिर्फ एंट्री फीस दे दे। कैसे मुमकिन है? नहीं हो सकता ऐसा। तो और फिर अंदर खाना भी आपने खरीदना है, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। देखें आप कामयाब हो गए, एक इवेंट बन गया है आपका कि लोग इंतज़ार करते हैं कि सर्दी जब होती है जनवरी के एंड में, फ़ेब में ऐसे ही फेस्टिवल लगते हैं, तो कम से कम लोगों का लिहाज करेंगे, इस हालात का ही लिहाज कर लेंगे। इतनी महंगाई में कोई सस्ती तफरी के लिए अच्छी कोई इवेंट्स ऐसे हो जाने चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं ना उसमें आप बस सिम्बॉलिक जो है वो टिकट रख दें, 50-100 रुपये इस तरह कुछ। अंदर तो आपने जाके चीज़ें ख़रीदनी है। दुनिया भर में फेस्टिवल्स लगाए जाते हैं, एंट्री फ्री होती है। अंदर आप एक्टिविटी में जो है वो पैसा खर्च रहे होता है, और वहीं से जो लोग हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइज करती है तो वो कमा लेती है। दुनिया
भर में यही होता है। और मेरा ख्याल है कि हमें ईद फेस्टिवल के ऊपर जो है वो एतराज़ नहीं करना चाहिए, सुबह सुबह बैठ के जो है अच्छा है। नाश्ता करें और जो है ना खाए पिए खुश रहें। कराची ईद से याद आया, आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मैं भी जा रही हूँ ब्रेक में नाश्ता करने के लिए। आप लोग भी नाश्ता करें। थैंक यू सो मच फ़हीम भाई और अयाज, आप लोग आए के साथ। अब आप अच्छी खबरें लेकर आए, दोनों ऐसी खबरें लाए। बहरहाल यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद, और अब आपको मिलवाएंगे एक ऐसे चैम्पियन से जो कि यंग स्क्वाश चैम्पियन है और उन्होंने काफ़ी सारे जो है वो चैम्पियनशिप्स में हिस्सा लिया है, ना सिर्फ नेशनल चैम्पियनशिप्स के अंदर बल्कि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कई प्लेटफॉर्म्स पर। और अभी सबसे जो रीसेंट और सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है उनकी वो ये कि जो है 5th पोजीशन हासिल की उन्होंने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैम्पियनशिप में, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई और ये अभी जनवरी में हुई है। उसके अलावा अगर पहले चले जाएँ तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पाकिस्तान को स्क्वाश में जो है वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं। साउथ कोरिया गए, मलेशिया, सिंगापुर, डिफरेंट चैम्पियनशिप्स में हिस्सा लिया और वहाँ पर अंडर 13 कैटेगरी में जीत कर आ रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो वेलकम करते हैं हुज़ैफ़ा शाहिद को शो में। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बड़े क्यूट प्लेयर हो। तो हुज़ैफ़ा ये बताइए कि अभी सबसे पहले जो अभी रीसेंट अचीवमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। 5th पोजीशन ली आपने ब्रिटिश जूनियर ओपन चैम्पियनशिप में, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्क्वाश को कंपेयर करें दीगर ममालिक के साथ तो यकीनन बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स होंगे। तो कैसी तैयारी के साथ गए थे और किस तरह से इस चैम्पियनशिप में आपने पोजीशन हासिल की? तैयारी तो बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने पहले इस्लामाबाद में 2 महीने कैंप अटेंड करा था ब्रिटिश जूनियर का। उसमें बहुत सुबह 6 बजे ट्रेनिंग होती थी, रनिंग्स, फिर रनिंग हो गई, डिफरेंट एक्सरसाइजेस एंड फिर डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती थी। उसके बाद फिर हम लोग गेम सेशन होता था। उसके बाद फिर हम तैयार होकर फिर ब्रिटिश जूनियर के लिए गए और मैंने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 5 सेट से मैं हारा हूँ लेकिन बहुत अच्छा खेला हूँ मैं, और मैं 5th पोजीशन ली मैंने। ज़बरदस्त। तो जो मुकाबला था वो किस प्लेयर से था, कहाँ से आए थे? वो इजिप्ट का प्लेयर था, इजिप्शियन प्लेयर था और थर्ड सीट था वो। और मैंने उससे अच्छी फाइट करी और इंशाल्लाह मैंने अल्लाह के फजल से मैंने 5th पोजीशन ली ब्रिटिश जूनियर में। ज़बरदस्त। और इससे पहले आप गए साउथ कोरिया, ये जितने भी ममालिक, मलेशिया, सिंगापुर, इनमें किन किन लोगों को आपने फेस किया है? अभी उससे पहले जब मैं मलेशिया खेला था, वो एशियन जूनियर बॉर्नियर इंटरनेशनल इवेंट खेला था, वो था गोल्ड लिया था उसमें मैंने, पहना अभी मैंने। ज़बरदस्त। तो और किससे मुकाबला था? उसमें मेरा मलेशियन से ही था, मलेशियन था और 2 US के प्लेयर को हराया था मैंने, एंड फाइनल में मैंने मलेशियन टॉप सीड को हराया था मैंने, नंबर 1 सीड को 3-0 हराया था। ज़बरदस्त। तो ये जो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जैसे साउथ कोरिया की बात की जाए या जो US प्लेयर्स हैं, या अभी अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं फिज़िकली भी और उनकी ट्रेनिंग्स भी। तो आप कैसे ट्रेन करते हो और आप फिज़िकली क्या आपकी हैबिट और एक्टिविटी होती है, किस तरह से आप ट्रेनिंग्स लेते हो? बेसिकली अभी फिलहाल तो हाई फाई स्क्वाश इजिप्ट वालों की चल रही है, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान भी कम बैक कर रहा है पाकिस्तान स्क्वाश में, क्योंकि पाकिस्तान एक हद पे लास्ट टाइम 19s में जहांगीर खान, जानशेर खान जो कि पीक लेवल पर थे, अब इस तरह के प्लेयर आए नहीं। अब इंशाल्लाह हम ग्रूम अप कर रहे हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान का फ्लैग इंशाल्लाह ज़रूर, और आप लेकर जा भी रहे हो। सो व्हाई स्क्वाश, क्यों चूज़ किया है स्क्वाश? स्क्वाश बेसिकली जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज टू यंग, सो बाबा मेरे खुद स्क्वाश, अभी तुम बड़े हो। बाबा मेरे स्क्वाश कोच थे। तो फर्स्ट टाइम जब बाबा गए थे जर्मनी एंड उधर, तो बाबा ने छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए देखे, तो बाबा को भी मतलब पैशन है कि मुझे बाबा प्लेयर बने। तो फर्स्ट दिन बाबा मुझे अपने क्लब लेके गए, तो बाबा ने मुझे बॉल एंड रैकेट दिया हाथ में। अच्छा, उस वक्त उम्र क्या थी? उस वक्त मैं था आई थिंक 6 ईयर्स का, 7 ईयर्स का। सो मैंने बॉल खुद ही हिट करी, तो बाबा को लगा कि मेरे में करंट है कुछ। तो उसके बाद से फिर बाबा ने मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई, एंड बाबा के साथ मैंने 2 साल ट्रेनिंग करी और मैंने जितने ही पाकिस्तान के प्लेयर सबको मैंने हराया। वेरी नाइस। तो यानी ये बाबा से इंस्पिरेशन मिल रही Yes. है। कितने बहन भाई हो आप लोग? मेरी छोटी बहन है, फिर छोटा भाई है, मैं सबसे बड़ा हूँ। आप सबसे बड़े, तो यानी आप ही एग्जाम्पल सेट करेंगे, क्योंकि मैं ये पूछने वाली थी कि कोई और भी खेलता है फैमिली में? अभी बहन छोटे भाई को स्टार्ट करवाया है। छोटे भाई को। अच्छा, जी। ज़बरदस्त। वो भी स्क्वाश खेल रही है? हाँ, नहीं भाई है छोटा। भाई खेल रहा है स्क्वाश, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे आपने जो है वो नेशनल काफ़ी सारी चैम्पियनशिप्स में हिस्सा लिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर है
तो कौन कौन सी चैम्पियनशिप्स रही, उनमें क्या पोजीशंस रही आपकी? मैंने अभी तक 6 नेशनल चैम्पियनशिप जीत चुका हूँ। माशाल्लाह। 6 नेशनल, जिसमें तौसम खान नेशनल जूनियर है, खैरपुर शुगर नेशनल जूनियर हो गया और डीजे नेशनल हो गया एंड तौसम खान नेशनल, सारी मैंने जीती हैं। मज़ा आता है खेलने में? कभी कभार कुछ प्लेयर टफ आते हैं जिनसे मुझे फाइट करनी पड़ती है, और तौसम खान में तो प्लेयर है जिससे मैं 2 लव डाउन था एंड मैच बॉल डाउन से मैं जीता हूँ, और अच्छा फाइट होती है प्लेयर का, जो पता चलता है कि असली कितना स्ट्रॉन्ग है अंदर से वो। अभी ब्रिटिश में भी रिसेंटली मैं इससे 2 लव डाउन एंड उससे मैंने कम बैक करा 2 ऑल, लास्ट में 9 ऑल डिसीजन पे बस वो हो गया, बस 11-9 से मैंने 5th पोजीशन ले ली थी बस। चले, अच्छा कर रहे हैं आप। ये बताइए पढ़ क्या रहे हैं, कौन सी क्लास में? मैं बीकन हाउस में हूँ, अभी 7th ग्रेड में पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह। तो पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं होती? क्योंकि उमूमन हम ये कह रहे थे ना कि यार ये तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लगा हुआ है बच्चा, खेल रहा है, उसमें उसका ज़्यादा ध्यान है, तो ऐसा तो नहीं सुनने को मिलता है? पढ़ाई कैसी जा रही है? और पढ़ाई भी अच्छी जा रही है, पर लास्ट टाइम में अच्छे ग्रेड्स आए थे एंड स्क्वाश को और स्टडीज़ को दोनों लेकर चलना थोड़ा टफ होता है, बट मैं मैनेज कर लेता हूँ। कैसे मैनेज करते हो, क्या रूटीन है आपका? क्योंकि आपको फिजिकल एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, पढ़ाई भी करनी है। तो कभी कभार जैसे जो मॉर्निंग इवेंट जो स्कूल की ऑफ होती है तो मैं सुबह ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, RKJ के स्क्वाश कॉम्प्लेक्स पर नवीद कोच होते हैं उधर, उनके साथ मैं लगा हूँ, तो उनके साथ ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, गेम्स अटेंड करता हूँ। उसके बाद फिर शाम में आके शाम को जब मेरी मम्मा खुद भी ग्रेजुएटेड है तो मुझे ट्यूशन पढ़ा देती हैं, तो उनके साथ मुझे हेल्प, एक तो उनसे भी हेल्प मिल जाती है मुझे, तो उनसे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है मम्मा से भी कि वो मुझे खुद पढ़ा सकती हैं। अच्छा, बीइंग स्क्वाश प्लेयर किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? लाइक डाइट रखना ज़रूरी है, इंजरीज होती हैं नहीं होती हैं, क्या होता है? डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइट अगर डाइट होगी, स्लीप होगा, अगर प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए आपको, प्रॉपर सोना, तब आप प्लेयर बन सकते हो, वरना अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम हुई तो आप प्लेयर नहीं बन सकते। तो प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। जब गेम खेल के आता हूँ मैं तो बाकायदा पीनट बटर बच्चे उमूमन चोर होते हैं खाने के। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये जंक ज़्यादा खाते हैं? जंक फूड्स, यस, जंक फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मतलब उसमें जो एजिलिटीज़ और रिफ्लेक्सेस होते हैं बहुत स्लो हो जाते हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप ज़िंदगी में अब अच्छा कर रहे हो, ऑब्वियसली स्क्वाश प्लेयर हो और आगे भी इसको कंटिन्यू यकीनन करोगे, इतनी मेहनत कर रहे हो तो, और कोई गोल्स सेट किए हैं या स्क्वाश को लेके फर्दर क्या गोल्स हैं? मेरा स्क्वाश गोल इंशाल्लाह है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनना है मैंने, पाकिस्तान का नाम फ्लैग इंशाल्लाह नंबर 1 पे करूँगा इंशाल्लाह। और पढ़ाई में क्या चाहते हैं आप बनना? पढ़ाई में इंशाल्लाह मेरा दिल करता है कि मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाऊँ। ओह वाओ, वेरी नाइस फील्ड और वेरी डिफरेंट। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये बच्चे बताते हैं ना कि एरोस्पेस में मुझे जाना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है या डिफरेंट मेटलर्जी करना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे इतने यंग हैं। आपकी उम्र क्या है? 13 हो आप? मैं अभी 11 का हूँ, अभी 12 का हो जाऊँगा। 11 के हैं आप। तो जब बच्चे ऐसी बातें करते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ ना कि हमें बताना होगा। हम शो में अक्सर कहते हैं, काउंसिल भी करते हैं लोगों को कि डिफरेंट फील्ड्स हैं उनमें जाएं, और इन बच्चों को बुलाने का मकसद भी ये होता है कि ये अपनी अपनी कैपेसिटी में सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा था कि वो यंग टेनिस प्लेयर आई थी, बच्ची जो कि खेल रही है, उसके अलावा और भी बच्चे आए, स्क्वाश में आए, हमने देखा कि बॉक्सिंग में आए। तो बच्चे कर रहे हैं और उनको पता भी है कि हमने पढ़ना क्या है, डिफरेंट फील्ड्स क्या हैं। तो किसी ने आपको इस बारे में बताया कि तुम ये कर सकते हो, या खुद आपने सर्च किया है, देखा है, पढ़ा है, एक्सप्लोर कर रहे हो? मुझे स्क्वाश पर्सनली वैसे ही बहुत पसंद है, क्योंकि पहले जब मेहनत का टाइम होता है, जैसे 2 साल 3 साल मेहनत होती है, उसके बाद फिर को थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती है, ताकि बस जो गेम्स होती है बस वो गेम्स खेल खेल के गेम अच्छी रहती है। और मतलब पैशन कितना है प्लेयर का, पैशन से भी फ़र्क पड़ता है कि मतलब वो उसे खुद कितना चाहता है खेलने का। सही है, खिलाने वाला तो है, पर वो खुद कितना करे बंदा। बाबा कोच है तो गलतियां करते हो तो डांट पड़ती है, मार पड़ती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही बात। मार तो पड़ी है मुझे बहुत ज़्यादा। किस बात पे मार पड़ी है सबसे ज़्यादा? बस वो शरारतें करने पे पड़ती है या गलत गेम खेलने पे पड़ती है? नहीं, शरारतें में तो नहीं पड़ती, मतलब शरारती मैं इतना नहीं हूँ, लेकिन गेम में जब बाबा बहुत सारी चीज़ बताते हैं तब उसमें से मैं जब कोई चीज़ गलत करता हूँ तो जाहिर से उसमें बाबा को गुस्सा, तो खैर वो भले उनको पता है कि भले के लिए डांटते हैं वो, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम है। बिल्कुल ऐसा ही है। हुज़ैफ़ा तो यकीनन बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपोजर है। सबसे ज़्यादा टफेस्ट गेम आपने कहाँ फेस किया अब तक, किस मुल्क में, या कौन सा प्लेयर आपको लगा? गेम तो अभी ब्रिटिश मैंने फेस करे, ये इजिप्ट प्लेयर थर्ड सीट था, वो बहुत टफ मैच हुआ उससे मेरा।
हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट क्या था? टफ स्पॉट क्या आपको मुश्किल लग रहा था कि ये नहीं हो पा रहा है, ये मुझे करना है? टफ स्पॉट ये था कि जब मैं उससे 2-0 डाउन था, मतलब ऑलमोस्ट मैं उससे 3-0 हारा था, तो फिर मैंने अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग करा। मैंने कहा कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह मुझे एक गेम निकालनी है। जब मैंने वो फर्स्ट गेम जीती उसके बाद मैंने 2 सेट ऑल कर दिया। तो मतलब काफ़ी क्राउड जम हो गया कि सारे बोल रहे थे कौन सा प्लेयर है पाकिस्तान से आया है, कौन सा। जब मैंने 2 सेट ऑल करा तो बस 1 पॉइंट से रह गया, वरना मैंने फाइनल जीत जाना था मैं वाला। चले, लेकिन ये है कि अभी आप बहुत छोटे हैं, इतनी अचीवमेंट्स भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं और आगे जैसे जैसे आप जाओगे मज़ीद ग्रूम करोगे। स्कूल में गेम्स होते, स्कूल वाले सपोर्ट करते? ये स्कूल वाले भी सपोर्ट करते हैं, बट स्कूल में तो इस तरह वो गेम वगैरह नहीं होते हैं, तो नॉर्मल लेवल पे जो हो गए बैडमिंटन वगैरह, लेकिन जो प्रॉपर स्क्वॉश होता है वो तो मैं अलग से ही जहांगीर खान रोशन खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में खेलता हूँ। लेकिन स्कूल में भी ना अकेडमीज होनी चाहिए, बनना चाहिए, ताकि बच्चे एक दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं, एक दूसरे के साथ खेल के उनका गेम स्ट्रॉन्ग होता है। आपके जो फ्रेंड्स हैं स्कूल में या गली मोहल्ले में आपस में जिनसे भी आपकी दोस्ती, कज़न्स हैं, वो इंस्पायर हुए हैं, वो मोटिवेट हुए हैं कि अगर ये हुज़ैफ़ा ये कर रहा है तो हमें भी खेलना चाहिए, भले स्क्वॉश ही सही, कोई और गेम या कुछ इस तरह का किसी ने मोटिवेट तो अडॉप्ट किया है? मोटिवेट तो होते हैं, बिकॉज जब मैं लास्ट टाइम मलेशिया से जीत के आया था तो मैं स्कूल वालों ने मुझे मतलब अनाउंस करवाया था प्रॉपर पूरी असेंबली में सारे बच्चों के सामने, तो उसमें बहुत से बच्चों को यकीनन के मोटिवेशन मिली होगी मुझसे। तो और मुझसे नहीं, बाकी मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं अपने और सीनियर प्लेयर्स को देखूँ, मैं उनसे मोटिवेट हूँ एंड जो वो कर रहे हैं वो करने की कोशिश करूँ मैं खुद। बिल्कुल ऐसा ही। खेल जो है ना वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एज अ करियर भी हम देखते हैं कि बहुत अच्छा है। पढ़ाई के साथ भी आप उसको अगर कंटिन्यू करें तो यकीनन आपको ज़िंदगी में बहुत स्टैंड आउट कराता है, बहुत रिकग्निशन होती है और लोगों के लिए आप मोटिवेशन भी होता है और स्टार होते हैं। तो यकीनन हुज़ैफ़ा आप भी हमारे स्टार हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप आगे बढ़ो। आप कुछ कहना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से? मैं तो अच्छा लगा मुझे आने के बाद और थैंक यू आप लोगों ने मुझे बुलाया। हाँ ज़रूर, आप आगे भी जाइए, बहुत सारे जो मेडल्स हैं वो लेकर आएँ, ट्रॉफीज़ लेकर आएँ। बेस्ट ऑफ लक टू यू हुज़ैफ़ा, आप आए और आपने जो है वो इतना अच्छा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अब नेक्स्ट वैसे चैम्पियनशिप अब क्या है, टारगेट क्या, अब कहाँ जाना है? अभी कुछ है अनाउंस्ड या अभी पता नहीं अभी क्या हो रहा है? इंशाल्लाह जब कोई इवेंट आएगा तो पाकिस्तान टीम से इंशाल्लाह जाऊंगा मैं। एशियन जूनियर होगी भी, उसके लिए भी अप्लाई करेंगे, अब उसके लिए भी होगी इंशाल्लाह। वो पाकिस्तान में एशियन जूनियर कब है, होनी है? आई थिंक जुलाई में। अच्छा, इसी ईयर जी, तो इंशाल्लाह वो भी खेलूंगा और इंशाल्लाह वो कोशिश करूंगा कि वाला इवेंट जीतूं मैं। अच्छा, ये जो नेशनल चैम्पियनशिप की आप लिस्ट लेकर आए हो, उससे देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यार काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, वरना हमें लग रहा था कि स्क्वॉश पे तो बिल्कुल भी हमें चैम्पियनशिप्स होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो रही हैं हर साल ही तकरीबन कोई इवेंट है। एक हद तक थी कि नहीं हो रही थी, अब होने लग गई बहुत ज़्यादा। अब बैक टू बैक इवेंट्स इंटरनेशनल होते हैं, नेशनल चैम्पियनशिप्स आ रही हैं। पेशावर में अभी कल परसों से पेशावर में शुरू हो रहा है इवेंट, एंड उसके बाद फिर कराची में एक और इवेंट है आई थिंक मिड ऑफ द फरवरी में, तो इंशाल्लाह वो भी खेलूंगा मैं। उसकी भी अब तैयारी हो रही होगी। मौसम इफेक्ट करता है गेम पे, जैसे गर्मी हो तो ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं या क्या सर्दी में खेलना आसान है? मौसम का कोई इफेक्ट आता है प्लेयर के ऊपर? नहीं, बंदा जब वार्म अप सही कर ले तो इतना वो पता नहीं चलता, क्योंकि जब बंदे की बॉडी हीट अप होती है तो फिर बंदा सही खेल लेते हैं। और एक्सरसाइज वगैरह का रूटीन भी है या जब जाते हो ट्रेनिंग पे तभी वार्म अप सेशंस या उसमें ही आप करते हो? नहीं, घर में भी अगर जब बंदा फ्री होता है तब भी स्ट्रेचिंग वेचिंग और वार्म अप वगैरह करना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी जो होती है वो क्या कहते हैं चार्ज रहती है। और बाकी गेम में जब स्क्वॉश स्टार्ट करने से पहले वार्म अप होता है एंड क्या कहते हैं वार्म अप अच्छा सा वार्म अप कर लिया, फिर ट्रेनिंग्स होती है सर के साथ, उसके बाद फिर गेम्स होती है, फिर एंड में फिटनेस के बाद प्रॉपर स्ट्रेचिंग होती है जिससे कोई मसल वसल खिंच ना जाए एंड इसकी वजह से। सही। तो हुज़ैफ़ा थैंक यू सो मच बेटा, आप हमारे शो में आए और उम्मीद ये करते हैं कि आपके जो गोल्स हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड भी बहुत अच्छे हैं, उनको अचीव करो और स्क्वॉश को रिलेटेड भी, क्योंकि जिस चीज़ में भी आप वो करें जो आप एक्सेल करते हो, जिस चीज़ में आप जो अच्छा कर सकते हैं वो करना ज़रूर चाहिए और आप फिर जब रास्ते ढूंढते हैं तो रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। तो हुज़ैफ़ा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो बेटा और वेरी गुड लक टू यू फॉर एवरी चैम्पियनशिप और इंशाल्लाह ताला जो आपका प्लान है कि वर्ल्ड चैम्पियन बनना है और वर्ल्ड चैम्पियन बन के फिर शो में आना, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद और जनाब अब हम बात करेंगे
कि जो रिश्ते हैं यकीनन हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहमियत रखते हैं। हर रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, हर रिश्ते की अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं, हर रिश्ते को, कुछ रिश्ते तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं और उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा होते हैं, उनको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि कुछ रिश्ते हम दुनिया में बनाते हैं। जैसे हम अपने देखें कि रिश्ता इज़्दिवाज में हम जब मुंसलिक होते हैं तो वो रिश्ते अल्लाह ताला ने यकीनन आसमानों पर तो बनाए हुए होते हैं, लेकिन इंसान अपनी सी कोशिश करके उन रिश्तों से मुंसलिक होता है। तो आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि जब रिश्ता तलाश करें, रिश्ता एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए और फिर रिश्तों का मयार क्या है, हमने क्या तय किया है, इस्लाम हमें क्या सिखाता है। इन हम तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब जानते ही इमरान भाई को किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मिसेस खान भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप इन लोगों को मॉर्निंग शोज़ में देखते ही रहते हैं। तो यकीनन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वक्त कलील होता है और ऐसी डिबेट्स होती हैं कि इस पर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमरान भाई, सबसे पहले जो रिश्ता है, जैसे मैंने स्टार्ट भी किया, हम ये बनाते हैं, मयार क्या हो, हाउ टू चूज़? देखिए, पहले तो इंतहाई एहतराम से मैं आपकी इंट्रो की एक बात से इख्तिलाफ़ करने की जसारत करूँ। ज़रूर ज़रूर। कि रिश्ते आसमानों पे नहीं बनते हैं। नहीं बनते? नहीं बनते। अच्छा, लेकिन सुना तो यही गया कि आसमानों पे सुना तो डाइजेस्ट में कुछ भी लिखा हो सकता है और फूफी अम्मा कुछ भी कह सकती हैं, ठीक है ना। सुना तो ये है ना, सुनी सुनाई बात के। देखिए, हमारे पास दो तरीके हैं ना जिससे हमें दलील मिलती है। एक तो ये कि जिसके ऊपर रिसर्च होती है, हम पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, फिर हम कोई हतमी बात करते हैं। और दूसरा ये कि हमें इलाही कुतुब के ज़रिए मिलते हैं ना, जो बात हमें नहीं पता होती वो अल्लाह अपने नबियों के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए भेजता है। तो ना तो ये बात किसी किताब में है, ना ये बात किसी सुन्नत में है, ना किसी किताब किसी कौल में है, ना ही ये किसी किताब जो है वो किसी रिसर्च में है। तो ये कहाँ से आई है? ये ऑब्वियसली सीना बसीना जो है वो चल के आई। रिश्ते आसमानों पे नहीं बनते। वो इसलिए नहीं बनते कि रब ताला ने ये इख्तियार इंसान को दिया है मियाँ बीवी को चुनने का। ये एक आज़ाद इख्तियार दिया है दीन ने कि तुम इसको कैसे चुनोगे। अच्छा, इख्तियार देने के बाद रब ताला का हम पे एहसान अजीम ये है कि वो हमें हिदायत देता है। इसीलिए फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा क्राइटेरिया बताया है कि जब तुम इख्तियार करने जाओगे अपने इस इख्तियार को तो क्या क्या चीज़ें देखोगे। तो अगर मैं इख्तियार ना हो और पहले से ही प्री डेस्टिन्ड हो तो फिर मुझे इस गाइडलाइन की क्या ज़रूरत पेश आएगी। फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमने फिर अपनी नाअहली, अपनी कोताही, अपनी गैर अमली, अपनी गलतियों को अल्लाह पे रख देते हैं। भाई देखो, अल्लाह ने ऐसा ही दिया तो अब तो ऐसे ही बर्ताव करना पड़ेगा, तो मेरी तो किस्मत में लिखा हुआ था। ऐसा है नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। इसीलिए इतना इख्तियार दिया कि माँ बाप जबर नहीं कर सकते, हुकूमत जबर नहीं कर सकती एक बालिग के ऊपर कि तुम इससे निकाह करो और या निकाह ख़त्म करो, जबर नहीं कर सकती। तो आप सोचें कि अगर इतना इख्तियार है तो फिर अल्लाह कैसे खुद ब खुद डिसाइड करता है। तो रसूल, आपके दूसरे सवाल का जो आपके बराह रास्त सवाल था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अपने साथी को मुंतखब करते हो तो आप पैसे के ऊपर चूज़ कर सकते हो, यानी अगर कोई मालदार है तो आप चूज़ कर सकते हो। दूसरा, हसब नसब के ऊपर यानी स्टेटस के ऊपर आप इसको चूज़ कर सकते हो। फिर आपने ये बताया कि बेहतर तरीका ये है कि आप किरदार को चूज़ किया करो, क्योंकि ये दायमी चीज़ है। तीसरी चीज़ और उसकी पे थी जिसके ऊपर खूबसूरती बताया था, यानी अगर आपको कोई अट्रैक्ट करता है, यानी खूबसूरत है पार्टनर, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। पैसे को आप चूज़ कर सकते हो, स्टेटस को आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने बताया कि ये दायमी नहीं है। पैसा आने जानी चीज़ है, खूबसूरती आने जाने की चीज़ है, स्टेटस आने। अब अभी इलेक्शन का टाइम आपने देख लिया, किसकी हथकड़ियाँ थी, किसकी हथकड़ियाँ नहीं है। कभी किसी की हथकड़ियाँ लग जाती हैं, तो आज इख्तिदार है, आज हीरो है, कल ज़ीरो है, आज पैसा है, कल पैसा नहीं है। खूबसूरती, ज़ाहिर, दो बच्चों के बाद खूबसूरती का मेयार तब्दील हो जाता है माँ के अंदर और बच्ची के अंदर, और इसी तरह शौहर के अंदर। तो आपने कहा लेकिन किरदार एक ऐसी चीज़ है जो कि दायमी है, तो आपने कहा कि तरजीह दिया करो किरदार के ऊपर। अच्छा, अब इस दुनिया में हो भी क्या रहा है कि ये बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको परखना, मिसेस खान आप तजुर्बे खातून हैं, कैसे परखा जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग फेक भी कर रहे होते हैं ना, अपने आप को ऐसा दिखा रहे होते हैं, अपना स्टेटस ऐसा दिखा रहे होते हैं, अपनी पर्सनालिटी ऐसी दिखा रहे और बता रहे होते हैं। चाहे वो लड़की के बारे में बात कर ले, चाहे वो अब एक दो स्टेटमेंट्स रख देती हूँ टू मेक इट क्लियर फॉर द आवाम
कह रहे होते ना जी लड़की को तो सब कुछ खाना पकाना भी आता है, लड़की बहुत अच्छी है, बहुत कम गो है, इस तरह की बातें करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि जी सब कुछ आप एक डॉल लेके जा रहे हैं जो कि सब करना चाहती है, परफेक्ट है। जब वो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर वो दिमाग आप बना देते हैं। इसी तरह मर्दों के साथ भी होता है जी 5 वक्त का नमाजी हमारा बच्चा बेहतरीन कमाता है, घर से बाहर नहीं जाता, और ये वो ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रहे होते हैं। बाद में फिर चीज़ें कुछ और हो रही होती हैं या एक्सपेक्टेशन उस हवाले से हो जाती हैं। तो कैसे किरदार को परखा जाए, देखा जाए, रिश्ता तलाश गया है आजकल, क्योंकि मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आ रहे हैं पता चलता है कि वो तो किसी ना किसी एडिक्शन में है या किसी ना किसी बहुत बुरे फेल में है, वो बाद में औरत को पता चलता है। बाज़ चीज़ें जो है बहुत मुश्किल होता है और बंदे को एनालाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। लड़का जाकर बहुत अच्छी तरह टेबल पे बैठता है, ड्राइंग रूम में बैठता है, बड़ी तमीज़ दिखा रहा होता है, और अंदर से जब घर में जाओ तो पता चलता है कि उसके अंदर तो बहुत बुरे फेल भी हैं। वो रातों को गायब भी रहता है, बीवी को छोड़कर भी चला जाता है, और माँ डोमिनेट कर रही होती है, उस माँ के हाथ में खर्चा दे रहा होता है, और थोड़ी सी भी पॉकेट मनी बच्ची को बाज़ दफ़ा नहीं पहुँचती। माँ इतना नहीं कहती कि भाई इसकी भी कोई पॉकेट मनी लगा दो कि वो कुछ पैसा उसको भी दे सके। बड़ी ज़्यादा डोमिनेशन होती है उधर, बच्चियों के कुछ हकूक़ नहीं होते, और जबकि वो इतना खुद सांसें बन ठन के आ रही होती हैं और प्रिटेंड कर रही होती हैं कि भाई हमारे पास तो बहुत मालो दौलत है, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जब जाती है बच्ची तो उसको ये होता है कि वो फ्रिज में से अपनी मर्ज़ी के जूस भी नहीं निकाल के पी सकती। वो भी सास की नज़र में होता है कि इतना जूस मेरा पड़ा हुआ था, ये आधा कैसे हुआ, यानी वो उसने कैसे पी लिया, वो निकाल के उसको इजाज़त नहीं होती, वो अपने से खुद से निकाल कर दें। यानी टेबल पे बैठोगे या अगर सास पिएगी या देगी उसमें से अपने हिस्से में से, वरना तो पहले से अनाउंस कर देगी वो मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, या वो मेरे ड्राई फ्रूट पड़े हुए, वो मेरे जूस पड़े, देखो उनको कोई टच ना करे, बाकी आप सालन रोटी खा लो। यानी बेसिक आप स्टेपल फूड, बेसिक फूड खा लो। ये तो पोस्ट शादी बात है ना। मसला ये कि जो रिश्ता ढूंढने जब जा रहे हैं तो किरदार कैसे पता करना है और किन क्वालिटीज़, क्योंकि अभी इमरान भाई एक और चीज़ ये भी हो रही जो अब अभी मिसेस खान ने भी बात की ना कि एडिक्शन, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में मुलविस हैं, और सोशल मीडिया पे कुछ और है, पीछे कुछ और है। जब तक हम उस फरसूदा तरीक़ों को चेंज नहीं करेंगे, जिसके अंदर लड़की की तलाश का तरीक़ाकार बकरा मंडी है कि आप जाएंगे और जाके टटोल के देखेंगे और सजा के रखेंगे। दूसरा ये कि आप या शोरूम स्टाइल आप चेंज नहीं करेंगे कि आप शॉपिंग प्लाजा में नहीं गए जनाब, जहाँ पे आप उसको पैकेज बना के आपके सामने रखेंगे और फिर आप चेक करेंगे और फिर आप रिजेक्ट करके जो है वो चले आएंगे कि ये ऐसा है। तो राइट, अब ये तरीक़ाकार ही एक्चुअली तो ये मतलब मैं तो बड़ा खिलाफ अकल किस्म का था। कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन दैट इज़ द ओनली वे जहाँ इंसान खुल के बाहर आता है। आप कम्युनिकेशन के मौक़े ढूंढते हैं कि आप शादियाँ होती हैं, बहुत तकारीब होती हैं जहाँ पे आप मिलते हैं, फैमिलीज़ एक दूसरे से मिलती हैं, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन करते हैं, और 1 सेकंड के अंदर इंसान पहचाना जाता है। बहैसियत पहरे नफ्सियात में आपको बताऊँ कि आप एक इख्तिलाफ़ी बात करके देखें और देखें कि रवैया क्या आता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख के देखें। आपने जैसे मैंने आपको एक बात कही, आपने एक बात कही, मुझे उससे इख्तिलाफ था, मैं इसके ऊपर पूरा घंटा बात कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई आयत और नहीं मिलेगी और मुझे कोई दलील नहीं मिलेगी, फरमान रसूल नहीं मिलेगा, तो मैं दलील से ही आपसे कहूँगा ना, आप मुझे दलील से जवाब दें। मैं मतलब जासूसी डाइजेस्ट को तो मैं दलील नहीं मानता और मानना भी नहीं चाहिए, तो लेकिन उसका एक तरीका होगा ना इख्तिलाफ का कि मैं आप किस तरह इख्तिलाफ करते हैं और सामने वाला भी उसको कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं ऑफेंड हो जाऊं या कोई और ऑफेंड हो जाए। हाँ? तो इसमें यही होता है कि आप एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखें। दो बड़े कॉमन तरीके से आइडेंटिफाई होता है इंसान की। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे के देखें कि अब वो कैसे भड़कता है या कैसे जवाब देता है, और एक वो अपने ज़ेरे नगी लोगों से रवैया कैसे इख्तियार करता है। यानी अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे वेटर से कैसे बात करते हैं, 1 सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि जो उससे स्टेटस के नीचे हैं उनसे वो बात कैसे करता है। क्योंकि यहाँ पे इंसान के लिए फेक करना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है। बड़े पे तो सब फेक, अरे आप जनाब, आप हुजूर, आप ये, आप वो तो बहुत आराम से फेक होता है, वो तो रियाकारी और मुनाफिकत भरी पड़ी है। नीचे क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई होता है कि जी अगर ये कैसे बात करता है, अगर छोटी छोटी चीज़, इसकी तहजीब क्या है, इसकी तमीज़ क्या है, इज़्ज़त कितनी देता है। एक्चुअली द होल थिंग इज़ रिस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमैनिटी, नॉट यू। जो आदमी किसी ह्यूमन बीइंग को रिस्पेक्ट देगा ना, तो आपको भी रिस्पेक्ट पता है। लेकिन सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्या होता है जब बच्चों में कोई फॉल्ट होती है ना,
तो माएँ बड़ी अकड़ के और बहरे जा रही होती हैं, बड़ी बंद सवर के। फिर वो कहते हैं कि लड़के को एक दफ़ा दिखा देते हैं या एक दफ़ा डेटा पे, वो कहते हैं लड़का शर्माता है, वो ज़्यादा नहीं बैठना चाहता है। तो माएँ और विज़िट करती हैं और बहुत तरीक़े से उसकी माँ को बेवकूफ़ बनाती हैं और बच्ची के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर जा रही होती हैं। बहुत कुछ उनको उनका यही तो मैं उनके कह रही हूँ कि आंखों पे इतना पट्टी fake करते हैं इस जाते तरह वक्त। डाल देते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि पीछे बैठा हुआ लड़के में क्या बुराई है। अच्छा, जो इमरान भाई बात उनको कर रहे हैं, लाते ही नहीं सिनेरियो ये इतना है कि आपके सामने। जानने वालों में आप रिश्ता कर रहे हैं, अहबाब में कर रहे हैं, जिनसे आपकी मुलाकात। अब ये जो अननोन लोग हैं, उनमें मिसेस खान वाली बात भी सही है कि बहुत सारे लोग इतना फेक कर देते हैं कि नहीं आप आइडेंटिफाई अपने कर। ताया कॉलर के ले घर लूं? में एक बच्ची बता रही है कि ऐसा हुआ मेरे साथ, अपने सगे ताया के घर में। बताइएगा इस बारे में मजीद। लेकिन एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रमशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह याहया, आप बताइए आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो दोनों मेहमानों को सलाम हो, स्पेशली डॉक्टर साहब को। डॉक्टर इमरान मेरे लिए क्या सबके लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं और यकीनन हमसे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत शफीक तरीके से हमें बताते हैं। और अगर मिसेस खान की बात करें रमशा, तो ये तो माशाल्लाह बड़ा खुल के बात करती हैं और बहुत अरसे से मैंने देखा और दोनों तरफ के एंगल्स को ही बताती है। रमशा, मैं जो समझता हूँ, मेरी शादी कुछ 27 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने जो बात की ना, बहुत अच्छी बात की। देखिए, रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। हम तालीम याफ्ता लड़की लाते हैं, ठीक है, हम हमें शौक होता है कि हम लड़की लाए, लेकिन जब हम ये सोच रहे हैं कि तालीम याफ्ता लड़की लाते हैं तो उसकी एक सोच भी तो होगी ना, उसको उसकी एक इंटेलेक्चुअल है, तो उसको स्पेस देना ससुराल वालों का ही काम है। लेकिन मेरा सवाल जो है ना, क्योंकि आजकल क्योंकि मसाइल बहुत है, अगर आपकी जान पहचान में भी शादी कर ले तो भी वो बाद में आके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं और अक्सर तलाक पे अब मामला तैयार हो जाता है। रिश्ते की एक तो रिश्ते का म्यार हमने अपने आप खुद सेट किया हुआ ना, हमने लड़का नहीं सेट कर रहा होता। बेसिकली माशरती निजाम के तहत लड़की की माँ देख रही होती है, खूबसूरती देख रही होती है, लड़की की बहनें देख रही होती, लड़के से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट घर वालों की होती है। अब सवाल मेरा ये है कि एक लड़की है, अगर वो आई है पढ़ी लिखी, ठीक है, वो जाहिर है उसका जहन चल रहा है, वो सवाल भी करेगी, जवाब भी लेगी, ये भी एक सवाल है। तो उसको कितना क्वेश्चन देना चाहिए। और दूसरी तरफ के अगर लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, वो आ गई, वो अपनी इल्म का रोड जमा रही है और वो किसी मियाँ के बात मानने के लिए तैयार नहीं, तो वो कैसा बिहेवियर है, इस बारे में जरा फरमाइए। बोथ साइड्स हैं या पूछें, दोनों ही जवाब दीजिएगा इमरान भाई। पहले वाले सवाल क्या पुटअप किया उन्होंने कहा कि ये जो हमारे माशरे में हम जिस तरह से रिश्ते ढूंढ रहे हैं, घर देख रहे हैं, बार देख रहे हैं, तमाम चीज़ें देख रहे हैं, और फिर ये जो कैरेक्टर है अपने ही जो जिस तरह से रवैये रख रहे हैं, एक तो वो, एंड देन सेकंड उन्होंने ये कहा कि जो लड़की है पढ़ी लिखी है तो उसका भी एक ओपिनियन होगा। बहुत सारी जगहों पे स्पेस नहीं होता, बहुत सारी जगहों पे मियाँ की बात वो नहीं मान रही थी, तो दोनों रवैये उन्होंने डिस्कस किए। देखिए, अब अगर ये जो पहले मैं दूसरे सवाल पर आया तो पहले एक सवाल का फिर मिसेस खान साहब जवाब ले लिया ताकि वक्त बैलेंस हो जाए। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होगा, क्योंकि अब उस लड़की की जो भी अपने ओपिनियंस हैं, हो सकता है उसके मुतासरीन दूसरे भी हों, सास एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो, ससुर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो, और नंदे भावाजी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो, और वहाँ पे आपको लग रहा है कि वो टू मच बताने की कोशिश कर रही हो या हमारे काबू में नहीं आ रही है। ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। एक दूसरे सिनेरियो के अंदर जहाँ पे वो एक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर है और मियाँ बीवी हैं, और मियाँ बीवी और शौहर अब इनसिक्योर हो रहा है कि जनाब ये तो मुझे ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर वो दलील पे बात कर रही है तो फिर बात दलील से देना होगा, ऐसे ही ना फेफड़ों से नहीं देना होगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो बहुत मतलब तरबियत का क्योंकि फुकदान है, इसलिए हमें ये बताया जाता है कि आप हाकिम हो, कहीं नहीं लिखा हकम हो, कहीं लिखा आप हाकिम नहीं हो। देखिए ना, आपको अगर एक दर्जा जो है वो इसलिए है कि आपको रनिंग करनी है, लेकिन ये तो नहीं करना है कि आप कूड़ा आपके हाथ में दिया गया है, या आपको अचानक ख्याल आ जाता है मशरिकी मर्द को कि मैं तो मर्द हूँ, अगर ये सही भी कह रही है तो इसको नहीं बोलना चाहिए। आप दलील के आज तो आप बच्चे को बगैर दलील के बात नहीं कर सकते, आप तो अपने लाइफ पार्टनर की बात कर रहे हैं जिसने सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। तो आपको रिस्पेक्ट देनी होगी और दलील से देनी होगी। आपको अगर कोई आपसे उसके बात करता है, आप अगर उसके साथ नरमी से दलील से बात करेंगे तो बहुत देर तक चीख चिल्ला नहीं सकता। अगर कोई आपसे तू से बात करे, आप उससे आपसे बात करें तो बहुत देर तक वो तू से बात नहीं कर सकता वो। तो आपको बहैसियत लीडर आपको उसकी जो बात है ना उसके अंदर दलील से बात करनी होगी, और अगर उसके अंदर दलील नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपको समझाना होगा। देखिए, आपको घर चलाना है या घर तोड़ना है। हमारे पास जो है वो काउंसलिंग के लिए बहुत सारे आते हैं। जब ये बैठते हैं मैरिज काउंसलिंग के लिए, जब हमारे पास आते हैं, हम पहले ही मेरा सवाल पूछते हैं, यार घर बनाने के लिए आए हो या ख़त्म करने के लिए आए हो, क्योंकि उसकी गाइडलाइन कुछ और है, उसकी गाइडलाइन कुछ और है। पहले तो ये इस्टेब्लिश कर लो कि जी हम घर बनाने आए हैं या घर ख़त्म करने हैं। घर ख़त्म करने आए तो मैं उसका रास्ता आपको बताऊँगा, और अगर आपको घर बनाने के लिए आए हैं तो फिर डिफरेंस सॉर्ट करने की बात करेंगे ना। तो पहली दलील तो ये कि अगर दोनों साथ आए हैं तो फॉर श्योर घर बनाने आए,
फॉर श्योर घर बनाने आए हैं ना, सही, क्योंकि दोनों सही, साथ आए, साथ आए, दोनों सही। साथ आए, तो ये मतलब इम्प्लाइड आप समझे, हम इनको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद अब आपको डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं ना कि वो क्या कह रहा है। और मोस्टली हमारे यहाँ ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं तो बच्चियों की फेवर की बात कर रहा हूँ, कुछ मशरक़ी मर्द फजूल अना, ये जो 3-4 लफ्ज़ों का गटमट जो है ना, उसने बंदे को खासा जो है वो परेशान किया हुआ है, कॉम्प्लिकेशन में डाला। यार जितनी मेरे नबी ने रिस्पेक्ट की है, जितनी मेरे नबी ने उम्महात की रिस्पेक्ट की है, मोहब्बत और शफकत, मैं वही बात कह रहा हूँ ना। तो लीडर का मतलब कोई जल्लाद नहीं होता, लीडर का मतलब कोई एग्रेशन नहीं होता, राइट। लीडर का मतलब ये है कि उसको अपने घर के अंदर हारमोनी लेके आनी है। उस हारमोनी के लिए अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है तो उसको चुप कराने की सलाहियत होनी चाहिए। अच्छा, हारमोनी की भी जिम्मेदारी जो है ना सारी खवातीन पे डाल दी, लेकिन खैर बहरहाल ये हम पोस्ट मैरिज इशूज़ पे, क्योंकि याया ने सवाल कर दिया तो हम उधर आ गए बात कर रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा वही है कि जब रिश्ता तलाश कर रहे हों तो इंसान के अंदर क्या टटोलना है, कैसे, जैसे हमारे यहाँ टटोलने जा रहा होता है जी, फिजिकल एस्पेक्ट्स पे खाली बात हो रही होती है, स्टेटस पे बात हो रही थी। ज़रा इस पे वापस आएंगे, ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। बात हम कर रहे थे कि रिश्तों की तलाश कैसे की जाए। मिसेस खान, हमारे यहाँ एक ये भी है, जिस तरह अभी इमरान भाई ब्रेक पे जाने से पहले बात करते उन्होंने कहा कि कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है जिसमें आप जाते हैं और रिश्ता ढूंढते हैं, और हमारे यहाँ शॉपिंग सेंटर वाले ही मयार रखा हुआ है। यही है। जैसे हम कपड़ा ऐसे 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 छांट रहे होते हैं, इस तरह लड़की छांट रहे होते हैं, रंग देख रहे हैं जी, गंदुमी रंग तो रंग काला तो गोरा तो सांवला, तो मतलब मल्टीपल कैटेगरीज हमने बनाई हुई है। क्या मेरे पास फिर अगर गोरी भी मिल जाए तो उसमें हाइट ढूंढने लग जाएंगे, हाइट मिल जाए तो नाप देखने लग जाएंगे। इलाका, अब भाई वो जरा सा वो थोड़ा सा इस तरह का इलाका है कि बी क्लास कहलाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम PCHS में इधर रह रहे हैं, रेलवे क्रॉसिंग के बाद महमूदाबाद शुरू हो जाता है, थोड़ी ई मार्केट्स के साथ महमूदाबाद। उधर बड़ी अच्छी लड़कियां, पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़कियां, जब वो ज़रा से अच्छे इलाके में जाते हैं, मिसेस खान बहुत अच्छे लोग थे, बहुत शरीफ लोग थे, बच्ची ने IT भी किया हुआ था, बच्ची ने सब कुछ किया हुआ था, लेकिन हमारा मैच नहीं हो रहा था। मैच क्या, स्टेटस मैच नहीं हो रहा था। यानी हम ज़रा अमीर हैं, वो हमसे ज़रा नीचे के लोग हैं। ये बहुत स्टेटस को भी लोग बहुत कंसिडर करते हैं कि हमारा 600 गज़ की कोठी, मिसेस खान उनका 100 गज़ का 3 मंजिला अपार्टमेंट है। अरे भाई, लड़की खूबसूरत, पढ़ी लिखी लड़की, भाई उसका भी दुबई में, वो भी अच्छा अकाउंटेंसी पढ़ के गया हुआ, एक बहन भाई, छोटी फैमिली, उधर कर लो। और लड़की भी थोड़ी सी ऐसी है कि वो स्टेटस को बहुत कंसिडर करती है, वो भी ज़रा ऊंचे लोग देखती है। वहाँ उधर मैच ही नहीं हो पा रहा। 2-3 साल हो गए, मैं इतनी परेशान हूँ उस बच्ची की। वो इतनी अच्छी समझदार बच्ची है, लेकिन वो भी क्योंकि उसका भाई दुबई में है, वो भी चाहती है कोई अच्छा उधर का IT का हो कुछ अच्छा, तो उनका स्टेटस अच्छे होते हैं। वो उनका भाई अभी 1 साल हुआ, वो 6-6 साल से लड़के हैं, सही, उन्होंने अपना घर वर भी बना लिया। आपका घर 100 गज़ पे है, वहाँ जाके लोग ये कहते हैं मिसेस खान वो एरिया समझ में नहीं आया, वो छोटा घर है, या उसका ड्राइंग रूम लिविंग रूम इतना बड़ा और लाविश नहीं है। लड़की बड़ी ज़बरदस्त है, घरेलू है, घर बना हुआ है, जोड़ू है। मैं उसको बहुत अच्छी तरह बच्ची को जानती हूँ, और ऐसी चंद एक और बच्चियों को जानती हूँ जो छोटे घरों में है, लेकिन वो हीरा है। जिस घर में जाएंगी उसको बहुत खुश उसलूबी से। अच्छा, आर्गुमेंट इसका उल्टा भी है। एक तो जब मिसेस खान ने सिनेरियो बिल्ड किया ये भी, और इमरान में एक और सिनेरियो ये भी है कि लड़कियां तो चले फिर भी ब्याह के बहुत सारे जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, चलो ठीक है इसने हमारे घर आना है और हम जो है वेल एस्टैब्लिश्ड है, नहीं, वो कहते हैं हम अपनी बच्चियों को और उनके ससुराल वालों को क्या बताएंगे कि हमने इतने छोटे घर में की। ये मतलब मल्टीपल सिनेरियो है, वो तो आप फिर जितनी डिटेल में एक और बार ये हो रहा है कि इसी केस को उल्टा कर दें तो लड़के की सिचुएशन में आप डाल दें, तो लड़कियां जो है वो ऐसे घरों में लड़कों के साथ एडजस्ट होने के लिए राजी नहीं है। एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा इसमें साथ साथ कि हम देख रहे होते हैं कि कंपैटिबिलिटी, क्योंकि आजकल लड़के लड़कियां सोशल मीडिया सब चीज़ों पे इजी एक्सेस है, को एजुकेशन, तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन भी होती है, एक दूसरे को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं और लगता है कि हाँ ये आगे जाके ये रिश्ता निभा देंगे। लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम घर वालों की तरफ से हम देख रहे होते हैं और आती है, वही इलाका, घर, स्टेटस, 600, 500, 200, 300 ये सब चल रहा होता है। मतलब ये क्या है, कपड़ा जूता क्या खरीद रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मतलब इस सिनेरियो में किस तरह रेट करना है, क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग एक तरफ लिपट जाती है और ये इश्यूज इतने खराब कर देते हैं मामलात कि वो भी आपस में तो यही लेकर चलती है ना।
इन्हीं ये छान पटक वालों की जिनके एग्जांपल दिया आपने तीनों सिनेरियो के अंदर, राइट, इनकी 30 साल के बाद की स्टोरी सुने क्या होती है। जब लड़की 30 साल की हो जाए और लड़का 36 साल का हो जाए, फिर स्टोरी सुने क्या होती है इनकी। फिर वो लड़की को देखे जी, वो 30 साल के बाद वो उस लड़की समेत कैसे ठक 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 वो क्राइटेरिया नीचे गिरता है, ठीक है ना। अब वो कैसे वो अकल की खोट जो है वो नीचे जो है वो गिरती है, राइट, कि अब जो उनको चाहिए थे मतलब अनरियलिस्टिक किस्म के, अब वो कॉम्प्रोमाइज़ किस खुशी में करने के लिए तैयार हो गए। अब क्यों तैयार हो गए, राइट, माँ बाप भी तैयार हो गए, लड़की भी तैयार हो गई, और लड़कों के भी रिश्ते को इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं अब, क्यों ना, जब आप भी जितने हो जाते हैं बनाने के चक्करों में, यही सी छान पटक के चक्करों में 36 साल के आप हो गए, तो फिर वहाँ लड़की वाले सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, यार कुछ तो होगा ना, इतना था, सब कुछ था, इतना खूबसूरत था, फलाना था, लड़की नहीं मिली तुम्हें, यार कुछ तो होगा ना कि लड़की तुम्हें नहीं मिली। ऐसे कैसे हमारे माशरे में तासुर दिया जाता है लड़कों का क्या है, किसी भी उम्र में शादी कर दो, कोई मसला नहीं है। लड़की लेकिन अंडर 25, 22 चाहिए, 25 भी हो जाए तो पूछते हैं क्यों नहीं किया रिश्ता। अरे भाई पढ़ रही थी। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे आते हैं, ज़ाहिर एक अच्छा सर्कल है मेरा, तो वो कहते हैं बस मुझे जो है ना किसी तरह जो है ना वो डॉक्टर लड़की जो है वो चाहिए, 23 से ज़्यादा की ना हो। मैंने कहा 23 पढ़ेगी तो डॉक्टर बनेगी भाई, अकल के अंधे। 23 साल पढ़ने के बाद तो डॉक्टर बनता है वो, तो क्या वो तो क्या पैदा होते के साथ ही स्कूल चली गई होगी, अल्लाह के। आप अकल सोचो, और फिर क्या करेंगे, उसको घर बिठाएंगे। लाइक आप ये देखें ना, फिर क्या करेंगे, उसको जो है वो घर बिठाएंगे। तो जब तक मैंने आपको कहा ना कि एक तो जब तक हम इस मादा परस्ती के ऊपर अपने रिश्तों को, सिर्फ ये वाला रिश्ता नहीं, कोई भी रिश्ता जिसके पीछे मादा होगा, जिसके पीछे मटेरियल होगा, जिसके पीछे फाइनेंस होगा, जिसके पीछे स्टेटस होगा, उसके अंदर कभी सुकून नहीं होगा, उसमें कभी बरकत नहीं होगी। उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमेशा खींचतानी होगी। और अब ये क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हमें मिल गए, हम मादर पिदर आज़ाद हो चुके हैं, हम इखलाकी तौर के ऊपर आज़ाद हो चुके हैं, ज़वाल पजीर हो चुके हैं, कानून की हमारे कोई पासदारी नहीं है, चाहे वो दीन की हो, चाहे वो इखलाकियात की हो, चाहे वो उनकी हो। अब वो इतना करप्ट किस्म का माशरा जो है वजूद के अंदर आ रहा है कि आप जोड़ रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ धागे की तरह अटका के रखा हुआ है, लेकिन दुनिया भर की खुराफात जो है वो चल रही हैं, घर के अंदर इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं, आप अपने बच्चों के सामने इज़्ज़तें पामाल कर रहे हैं, बच्चे आपकी इज़्ज़तें पामाल कर रहे हैं। ये इसी वजह से है जिस वजह से आज भी हम चेंज नहीं हो रहे। अच्छा, मादा परस्ती को कैसे निकाल सकते हैं, इस पर मैं ज़रा ब्रेक के बाद वापस आऊँगी और पूछूंगी, बात भी करेंगे, और कुछ सिनेरियोज हैं सामने भी रखूँगी, लेकिन कोई ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात कर रहे थे, जैसे इमरान भाई ने कहा कि मादों को निकालना होगा, मादा परस्ती से निकलना होगा, मटीरियलिस्टिक जिसको हम कहते हैं अप्रोच, या मनी, पैसा, इन सारी चीज़ों को, ग्लैमर। अब बात यह है, अब सिनेरियो एक ये भी आता है इमरान भाई और मिसेस खान सामने हमारे, अच्छा वही लगता है जो पैसे, अनफॉर्चुनेटली सब बॉयफ्रेंड्स रख रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स रख रहे हैं, टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम का ज़माना है, अच्छा खाने जाते हैं, बर्गर की तस्वीर लगाते हैं, अच्छे जो है ना ब्रांडेड जोड़े गिफ्ट करते हैं, तो वही चीज़ें हमें जो बर्थडेज पे दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो बंदा पसंद आ रहा है। अब शादी से पहले के सिनेरियो को हम बात करें, मैं शादी के बाद के सिनेरियोज तो आज डिस्कस कर ही नहीं रही, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वो है। तो वही पसंद आ रहा है, तो कैसे मटीरियल को निकालेंगे आप? फिर आपने कहा कि हर रिश्ते में से निकालो। माँ बाप का भी फेवरेट बच्चा वो है जो पैसा खर्चता है, जो घर में जो है उसका जो है हाथ खुला रहता है, चीज़ रहता है। तो इसी तरह बहन भाई एंड सो ऑन, पूरे ख़ानदान में आप देख लेंगे जो खातून खर्चा करते हैं या जो फैमिली का हेड खर्चा करता है, वो सबकी आंखों का तारा होता है। तो जी ये कैसे आप निकाल देंगे? पहले मिसेस खान एंड देन इमरान। ये तो निकालना बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है अब इस दौर में, जब आपको पता है कि हर चीज़ पोस्ट करना है। कि अब जब माँ देखती है, माँ का दिल क्योंकि छोटा होता है, वो जो देखती है कि मेरा कमज़ोर बच्चा है, तो उसको ज़्यादा भरती है और उसको प्यार करती है और उसको चोरी छुपे देती है। लेकिन वहाँ पे भी आके वो माँ जो है उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, और बहन भाई उनको कह रहे होते हैं माँ को, अच्छा देखें आप हर वक्त उसको फेवर कर रही होती है। वैसे नो डाउट वो चाह उसको रही होती है जिससे वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सके, उसे प्यार से उससे भी बोलती है जिससे उसको मिल रहा हो, लेकिन उसकी जो सिंपथीज़ होती हैं ज़्यादातर उस बच्चे के साथ होती हैं जिसके पास थोड़ा हो। वो उधर से खींचकर और उधर भर रही होती है, उसको दे रही होती है। वहाँ से फिर क्या होता है, घरों में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। जो बीवियाँ होती हैं वो समझ जाती हैं, वो अपने शौहरों के हाथों को ज़रा पकड़ती हैं, और वहाँ से घर में भी काफ़ी रिफ्ट शुरू हो जाती है। लेकिन माँ जो है वो तो माँ है, वो तो अब ये माँ का तो खैर सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन लड़की लड़का जो है वो पसंद एक दूसरे को कर रहे हैं, मोबाइल दिला दिया, पैकेज करवा दिया, खाना खिलाने ले गया, नया जोड़ा दिला दिया, ये चीज़ें लड़कियों को और लड़कों को अट्रैक्ट कर। आपका जो सवाल है ना, उसका तरीका फिर ये होगा आज के दौर के अंदर कि माँ बाप अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी और स्पेस और अट्रैक्शन और दोस्ती दें
कि बेटा या बेटी आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है ना उसको हमसे मिला दें, हम आपको पर उसको हमसे मिला दें ताकि हम उससे और उसकी फैमिली से मिल लें। ठीक है, आप ये बच्चों को पहले ही कहें कि जो आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी चाहे वो टिकटॉक के ऊपर हो या जो भी कुछ हो, आपको अट्रैक्ट कर रहा है ना, आप उसको घर बुला लें, आप उसको हमसे मिला दें, आप उसकी फैमिली को हमसे जो है वो मिला। हम तो रिजेक्ट ही नहीं कर रहे ना, हम तो टर्न डाउन कर ही नहीं रहे कि आपने इसको काला था, पीला था, नीला था, टीला था, आप हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हम आपके उस डिसीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप हमसे मिला दें, तभी तो आगे भी बात बढ़ सकेगी। अब जब आपके तक वो इंगेज कर लोगे तब आपके पास ही आएगा। और अगर लोग एक दूसरे को नहीं जानते तो मैं किसी भी सूरत 6 महीने से पहले रिश्ता होने ही नहीं देता, होने ही नहीं देता। क्या करते हैं 6 महीने? 6 महीने तक कम्युनिकेशन होगी। देखिए लड़का लड़की बात करेंगे, फैमिली होगी, फैमिली होगी, लड़का लड़की भी बात करेंगे, फैमिली भी बात करेगी। देखिए 6 महीने का इसलिए मैं कहता, एक तो मैं मंगनी के खिलाफ हूँ रस्म के, कि आप ये पहली अंगूठियाँ पहना के अनाउंस ना करें और फिर उसके बाद लड़का बनी बात नहीं और आपने हमारे माशरे में ठप्पा लगा दिया जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता। मंगनी टूट गई, पहले तो आप ये शोरशा करे ही नहीं। आप अगर आपको मंगनी उस वक्त करनी है जब आपने शादी की डेट सेट कर दी है भी नहीं तो ऐसे मंगनी ही है। दूसरी बात ये है कि 6 महीने एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर कोई खुशी गमी इंसानों के खानदानों में आती है। कोई किसी का गुजर गया, कोई तकरीब हो गई, कोई शादी हो गई, कोई सालगिरह हो गई, त्यौहार आएगा, कुछ अगर वो कोई आप एक दूसरे के यहाँ जाएंगे वहाँ आपको एक्चुअली पता लगेगा कि ये लोग कैसे कहते यार इनसे कोई भी नहीं मिलता। भाई फिर कोई तो इशू होगा ना, कोई नहीं मिलता। वहाँ जो लोग आपस में बात करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, 6 महीने के अंदर ये जो बच्चे भी जो है ना, ये 6 महीने से बहुत लंबी बता रहा हूँ, इनके इमोशंस इतने ही चल रहे होते हैं। आपने सिर्फ इमोशंस को ठंडा करना, एक्सेप्ट करके हाँ बेटा हमें मिला दो, हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब वो इमोशन आएगा यूं नीचे आएगा, वो उस वक्त जो चढ़ी हुई है ना दोनों के सर पे, जब वो एक दूसरे को बात समझने आएगी, अकल आएगी, इमोशन सेट होगा ना, फिर वो आता है यूं होता। लेकिन ये कि जब इधर से रिजेक्शन आता है तो वो चढ़ता है, वो चढ़ता है, फिर वो गलती कर लेते हैं जिसपे शर्मसारी होती है। तो मैं ऑब्वियसली बच्चियों के बहू का बाप हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज के दौर के अंदर हैंडल करने का सिर्फ यही तरीका है। बच्चों से कहे बेटा हमें मिला दे, हम मजा थोड़ी कर रहे हैं, लेट्स सी अगर विद इन 6 मंथ अच्छा निकलता है तो व्हाई नॉट, और नहीं निकलता है तो वैसे ही सेटल डाउन होगा। अच्छा बात ये भी है ना कि अब हम रिश्तों की बात करें, चाहे कोई भी बात करें, कम्युनिकेशन का ज़माना है। आपने जैसे इमरान भाई ने भी कहा कि ये दौर में आप दलील से तो किसी को कायल कर सकते हैं, आप छोटे बच्चे को भी समझाना हो तो आप उसको दलील से समझाते हैं, बात करके समझाते हैं। अब आप उसको डंडे के ज़ोर पे नहीं समझा सकते बात को। आप एक दफ़ा डंडा उठाएंगे, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा वो बॉदर ही नहीं करेगा कैसा है। तो यकीनन ये सॉल्यूशन हमें नज़र आता है कि हाँ वक्त देना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रायोरिटीज़ आप खुद ही सेट करेंगे और जो प्रायोरिटी आप सेट करेंगे वही आगे जाके आप खमियाजा भुगतेंगे। जैसे अगर आप मोटी पतली छोटी मोटी गोरी नाटी ढूंढ के लाएंगे तो फिर आपको 36 साल के बाद पता चल जाएगा कि आपने क्या किया। और फिर किरदार अगर आप देखेंगे तो वो मिसेस खान वाली बात कि वो फिर घर जाकर शादी के बाद जब रिश्ता दवाज में बन जाते हैं और ख़वातीन अपने घरों को संभालती हैं तो चीज़ें सामने आ जाती हैं कि हमने क्या देखा था और क्या लाया और हम किन चीज़ों पर रिश्ते करना चाह रहे थे। बहरहाल थैंक यू सो मच इमरान भाई फॉर योर टाइम एंड मिसेस खान, आपने वक्त दिया। आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। रमशा कमल को दीजिए इजाज़त, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।